और बिलाखिर वो दिन आन पहुंचा था। ये इस्तांबुल की उन सुबहों में से एक सुबह थी जब बादल आसमान पे किसी धमकी की तरह फैले हुए थे। न बरसते थे न पीछे हटते थे। कभी कभी सूरज को दर्जों में से चमकने का मौका देते और फिर उसका रास्ता रोक देते। ऐसे में इस शहर के बासी उसी कश्मकश में ही रहते कि आज वो छतरियां लेके निकलें या भीगने का खतरा मोल लें। अपने सफेद और खाली खाली से अपार्टमेंट की खिड़की से कश्मला मुबीन ने आसमान का रंग देखा। फिर अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। आज माहिर के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। आज उसकी बरसों से बनाई जाने वाली इमारत का इफ्तिताह था। आज के दिन बादलों को नहीं बरसना चाहिए था। आज के दिन उन्हें सूरज को कनमजी इमारत की 28 शेड्स पे चमकने का मौका देना चाहिए था। आज के दिन उन्हें माहिर फरीद को किसी कश्मकश में नहीं डालना चाहिए था। वो खिड़की से हटी और बेडरूम के कोने में खड़े आईने के सामने आई। एक नजर खुद पे डाली। उसने सफेद हाईनेक स्वेटर पहन रखा था जो हाथ से बुना था, और नीचे भूरे रंग की स्कर्ट थी। आदतन स्वेटर की आस्तीन पीछे को चढ़ाए, ऐसे के कलाइयों के ब्रेसलेट और अंगूठियां दिखाई देने लगीं। फिर बालों में उंगलियां चलाते हुए तनकीदी नजरों से अपना अक्स देखा। वो अभी अभी नहा के निकली थी। बाल ड्राई कर लिए थे लेकिन उनमें नमी मौजूद थी। अभी तकरीब में काफी वक्त था, सो वो जाने से पहले उन्हें स्टाइल कर लेगी। तकरीब दोपहर में थी और उसकी सारी उस तैयारी पिछली रात कर रखी थी। बेड पे कपड़े, कोट, लेयर्स, बेल्ट, ज्वेलरी सब कुछ बिछा था। नीचे जूते सजे थे। वो आज नीले रंग का लिबास पहन रही थी, नीला और सफेद। सुर्ख इमारत के सामने खड़े हुए वो बहुत उठेगा। मोतियों की ज्वेलरी भी नीले गाउन के ऊपर रखी थी। आज उसे मेकअप करना था, इसलिए उसने पलट के आईने में चेहरा देखा। उसने सुबह के वक्त स्किन को सांस लेने दिया था। ड्रेसिंग टेबल से एक सीरम उठाया, ड्रॉपर निकाला और थोड़ी ऊंची करके चंद कतरे माथे और गालों पर टपकाए। फिर उंगलियों से उन्हें नरमी से जिल्द में मल लिया। उसका चेहरा चमकने लगा था। गर्दन दाएं बाएं मोड़ी, एक भी दाना नहीं था। उसकी स्किन बिल्कुल साफ थी। मुस्कुरा के उसने खुद को देखा। 2 दिन बाद उसका और माहिर का निकाह था। बस तब तक कोई पिंपल वापस नहीं आना चाहिए। हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया और फिर उसे हाथों पर मल भी लिया। एकदम से खुद से वेनिला की खुशबू आने लगी। ऊनी टोपी सर पे पहनी, बैग उठाया, एक नजर सोते हुए बदर पे डाली और अपनी टोपी कानों के पीछे अड़सते हुए वो बाहर निकल गई। गार्ड को एक दफा फिर से हिदायत की, वो हिदायत जो वो हर 2 मिनट के लिए बदर को छोड़ते वक्त करती थी। गार्ड ने अपने अजली सब्र से यकीन दहानी कराई कि वो यहाँ से नहीं हटेगा और अपार्टमेंट की बालकनी पर लगे कैमरास को वो मुसलसल देख रहा है। वो लिफ्ट से नीचे आई और लॉबी से बाहर निकली तो ठंडी हवा ने इस्तकबाल किया। माला ने एक दफा फिर गर्दन ऊंची करके आसमान के रंग को अफसोस से देखा। आज उनको नहीं बरसना चाहिए। आज के दिन में कोई खलल नहीं आना चाहिए। माहिर ने कई बरस इस दिन का इंतजार किया था। अपार्टमेंट बिल्डिंग के करीब चंद 100 कदमों के फासले पर उसकी पसंदीदा कॉफ़ी शॉप मौजूद थी। उसी कॉफ़ी शॉप से डोनट और कॉफ़ी की खरीदारी के बदले में माहिर फरीद ने उसे बेकरी दी थी। जब वो काउंटर पे खड़ी हुई तो उसे वो वाकया याद आया। मुस्कुराकर उसने मोबाइल निकाला। माहिर का कोई मैसेज नहीं आया था। वो यकीनन अपार्टमेंट में होगा और तैयार हो रहा होगा। हालांकि तकरीब में अभी काफ़ी वक्त था, लेकिन वो माहिर को जानती थी। उसकी एंटिसिपेशन एंजाइटी उसको वक्त से पहले कर्मजी इमारत पहुंचने पर मजबूर करेगी। जब तक वो खुद सर पे नहीं खड़ा होगा उसके ख्याल में कुछ दुरुस्त नहीं होगा। कंट्रोल फ्रीक ना हो तो। उसमें कॉल का बटन दबाया और फ़ोन कॉल से लगाया। घंटी जा रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बारिस्ता ने कॉफ़ी बनाते हुए मुस्कुरा के उसे देखा। वो जानता था कि वो किसी खास शख्स को कॉल कर रही है। सुबह बखैर। मेरी सुबह काफ़ी पहले हो गई थी, वो उसी खुशगवार अंदाज में कह रही थी। बारिस्ता ने कॉफ़ी मशीन चला दी। ज़ोर से आवाज़ आई, धुआं उठने लगा और साथ ही रोस्ट किए हुए कॉफ़ी के दानों की महक फिज़ा को मुअत्तर करती गई। मैं तो शायद रात में सोया ही नहीं। मालूम था। मैं नीचे आई हूँ कॉफ़ी लेने। तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? उनके पास कोई ऐसी कॉफ़ी मिलती है जिससे एंजाइटी कम हो जाए? माला धीरे से हंस दी। मालूम था। खुद को रिलैक्स रखो, एक इफ्तिताह ही तो है। तुम्हें शुगर रश चाहिए। जवाब में माहिर फरीद ने शुगर की 7 नस्लों की शान में कुछ बुड़बड़ा के कहा था। जो भी कहना है मेरी जबान में कहो। इट्स ओके। जो अपने लिए ला रही हो मेरे लिए भी ले आओ। कश्माला ने बेख्तियार मुस्कुराहट दबाई। खा लोगे? 100%। कॉल काट के उसने फोन नीचे किया और चेहरा उठाया तो बारिस्ता उसी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। वो शोकेस पे आगे आई। उसमें लगे बहुत से मीठे लवाजमात को देखा। वो लवाजमात जो माहिर फरीद ने कभी मुकम्मल नहीं खाए थे, चाहे वो लाहौर में टूटी हुई नान खताई हो, वैनकवर की फार्म्स मार्केट का चॉकलेट कुकी हो, या इसी बेकरी का डोनट। वो हमेशा इन चीज़ों को आधा अधूरा छोड़ देता था। उसका दिल रखने के लिए भी नहीं खाता था। वो शोकेस पे झुकी। शीशे में मध्यम से अपना अक्स दिखाई दिया।
वो अक्स अभी तक शरारत से मुस्कुरा रहा था। एक जगह शीशे पे उंगली से दस्तक दी। इनका पूरा बॉक्स चाहिए। माहिर फरीद के सफेद से कमरे की खिड़की से दिखाई देते बादल उसकी एंजाइटी कम करने में बिल्कुल भी मददगार साबित नहीं हो रहे थे। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक आज मतलब साफ होना था, फिर ये बादल कहाँ से चले आए थे? कदावर आईने के सामने खड़ा टाई की गिरह बांधते माहिर ने नापसंदीदगी से सोचा था। सफेद बेदाग शर्ट, डार्क ग्रे पैंट्स और कंट्रास्टिंग टाई। उसने तनकीदी नजर से टाई के रंग को देखा, फिर 2 उंगलियों से गिरह नोच के खोल दी। टाई को पीछे उछाला और वार्डरोब तक आया। फोन तभी बजने लगा। कान में लगे एयरपोर्ट्स को छुआ तो माला की आवाज सुनाई दी। वो शायद नाश्ता लेने नीचे गई थी। सुबह बखैर। वो वार्डरोब तक आया, दराज खोला। वहां रोल शुदा बहुत सी टाइज रखी थी। मैं तो शायद रात में सोया ही नहीं। एक टाई निकाली, उसे पीछे स्टैंड पर आवेजा कोट के साथ ले जाकर देखा। इनके पास कोई ऐसी चीज मिलती है जिनसे एंजाइटी कम हो जाए? उससे सिंगार मेज का दराज खोला। बहुत सी घड़ियां चमक रही थी। वो एक सिल्वर से घड़ी निकालने लगा, फिर ठहर गया। इट्स ओके, जो अपने लिए ला रही हो मेरे लिए भी ले आओ। दराज मदीज आके खींचा। पीछे कोने में एक घड़ी पे निगाह ठहर गई। उसके चेहरे पे मध्यम से मुस्कुराहट आई। कासिम फरीद की घड़ी। आज के दिन उसे एक गुड लक चार्म चाहिए था। उसने वो घड़ी उठा ली। खा लोगे? माला पूछ रही थी। 100%। अब वो बालों को हेयर मूव से सेट कर रहा था। कॉल बंद हुई तो उसने एयरपोर्ट पे उंगली रखी। कॉल चंगेज। 2 अल्फाज में सरी को हुक्म जारी किया। चंद लम्हों बाद चंगेज की आवाज समातों में गूंजी। क्या कर रहे हो? तुम्हारे इवेंट की सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा हूँ। चंगेज उस वक्त इस सहन में खड़ा था जो करमजी इमारत के वस्त में था। चारों तरफ इमारत के ऊंचे बरामदे और राहदारियां थीं, जिनकी दीवार अभी तक सुरमई थी और उस पर कोई आर्ट वर्क नहीं बना था। इस सहन में बहुत से वर्कर्स दाएं बाएं फिर रहे थे। एक स्टेज लगाया जा रहा था। लाइटनिंग, फूल, आराइश। ऐसे में चंगेज गर्दन उठा के आसमान को अफसोस से देखते हुए कह रहा था, जिस जगह तुमने खड़े होना है वो मुझे हाई रिस्क लग रही है। ऊपर इमारत की किसी भी राहदारी से कोई भी स्नाइपर तुम्हारा शॉट ले सकता है। कम ऑन चंगेज, जो होना है वो होकर रहेगा। मेरा आज का दिन सिक्योरिटी की वजह से खराब मत करो। तुम बार बार भूल जाते हो कि एक सीरियल किलर इस शहर में मौजूद है, जिसकी एक्स वाइफ से तुम शादी करने जा रहे हो। उसकी फैमिली मुकम्मल होने में सिर्फ तुम रुकावट हो। सो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोशिश ना करे। इसलिए मैं तुम्हारा स्टेज मूव करवा रहा हूँ। वो सीरियल किलर इतना तरबियत याफ्ता है कि अगर उससे मुझ पर गोली चलानी हुई तो बंद कमरे में भी चला देगा। मेरे स्टेज की जगह को तुम नहीं छेड़ोगे। बजाय मुझे किसी डरबे में बंद करने के अपनी सिक्योरिटी पे मेहनत करो। मेहनत कर रहे हैं यार, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम दिफाई अप्रोच क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं चंगेज? उसे इस शहर में खुला क्यों छोड़ा गया है? तुम्हें उसके हैंडलर से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने तुम्हें कहा था ना कि वो 2 महीने के लिए आएगा और वापस चला जाएगा। तो वो अभी तक वापस क्यों नहीं गया? उसके 2 महीने कब मुकम्मल होंगे? कफलिंग्स पहनते हुए अपनी अक्स को देखते हुए माहिर को चेहरे पे बहुत सी झुंझुलाहट दिखाई दे रही थी। मुझे क्या मालूम उसके 2 महीने कब मुकम्मल होंगे? तारीखें तो नहीं बताई उन्होंने मुझे। चंगेज भी उकता के बोला था। बहुत मुश्किल से उगलवाया है कि वो वाकई ऑफिशियल असाइनमेंट पे मौजूद है। उसका हैंडलर मजीद को इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। जा सुल्तान की जिंदगी की हिफाजत भी उसके हैंडलर ने करनी है। वॉट एवर, बस मेरा दिन खराब मत करना। उसने कॉल काट दी। फिर खुद को आईने में देखते हुए चंद गहरे सांस लिए। सिंगार मेज पर रखी मोमबत्ती का जार उठाया, ढक्कन खोला और चेहरे के करीब ले जाके सूंघा। आंखें बंद किए। लेवेंडर और मोती की मिली जुली खुशबू अंदर तक उतर गई। उस खुशबू से बहुत कुछ याद आया था। उस खुशबू से बहुत कुछ जुड़ा था। आज के दिन उसे इस खुशबू की ज़रूरत थी। अभी वो कोट पहन रखा था जब चंगेज की दोबारा कॉल आई। तुम्हारी जगह तब्दील नहीं कर रहा, लेकिन तुम बिल्कुल आखिर में पहुंचोगे। माहिर फरीद के चेहरे पर बहुत सी बेजारी उभरी। मैं आखिर में नहीं पहुंच सकता, मुझे बहुत से इंतजाम देखने हैं। मेरी सिक्योरिटी खराब करने की वजह अपनी टीम से कहो कि वो मेहनत करें। चंगेज ने उसी की बात तन से उसको लौटाई। तुम्हारा यहाँ ओपन में बहुत देर होना ठीक नहीं है। इवेंट के करीब करीब पहुंचना। माहिर ने जवाब दिए बगैर कॉल काट दी। अब चंगेज उसे बताएगा कि क्या करना है। ये उसकी करमजी इमारत थी। कोई उसको नहीं बता सकता कि उसने इस अमल में कब पहुंचना है या उसका रंग क्या रखना है। उसने कोट पहन के आखिरी निगाह खुद पर डाली और बाहर निकल गया। उसे फैजी खानम को हिदायत देनी थी कि वो उसका दूसरा सूट भी गाड़ी में रखवा दें। हो सकता है उसे लिबास एक दफ़ा फिर तब्दील करना पड़े। आज के दिन उसके लिबास पर शिकन नहीं दिखाई देनी चाहिए। वो बाहर आया तो अल्फाज मुंह में रह गए। माला लिविंग रूम में खड़ी थी, टोपी पहने, भूरे स्कर्ट पर सफ़ेद हार्ट से बना स्वेटर पहने। वो काउंटर पर कुछ रख रही थी। आहट पे चेहरा उसकी तरफ मोड़ा और मुस्कुराई। एकदम से माहिर की सारी एंजाइटी वजूद से खारिज हो गई। कंधे हल्के फुल्के हो गए। चंगेज, ज़ियाद, सिक्योरिटी इंतजामात, हर शय जैसे मंजरनामे से हट गई। वो सामने थी और जैसे कोई मुश्किल नहीं लग रही थी। क्या लाई हो? वो मुस्कुराकर काउंटर तक आया।
माला ने कॉफी का कप उसकी तरफ धकेला और बॉक्स की तरफ इशारा किया। माहिर ने बेकरी के बॉक्स का स्टिकर उतारा और एहतियात से उसे खोला। अंदर बकलावा के 4 टुकड़े उसका मुंह चढ़ा रहे थे। उसने निगाहें उठा के माला को देखा, फिर बकलावा को, फिर वापस माला को। बकलावा, सीरियसली? माला ने जबरदस्ती मुस्कुराहट रोकते हुए कंधे उचकाए। शुगर रश, याद दिलाया। माहिर ने जबरन मुस्कुराते हुए ढक्कन बंद किया, इस बात में सर हिलाया। तुम जानती हो इस शहर में फॉरेनर्स के अलावा कोई इस चीज़ को नहीं खाता। उसने बहुत दिक्कत से उस डब्बे को डस्टबिन में डालने से जैसे खुद को रोका था। और हम फॉरेनर्स ही हैं। वो सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। खाना। माहिर ने जैसे थूक निकला, ढक्कन दोबारा खोला, एक दफ़ा फिर माला को देखा। वो उन्हीं मुस्कुराती नज़रों से जैसे उसके खाने की मुंतज़िर थी। उससे 2 उंगलियों से एक टुकड़ा उठाया। बकलावा का घी और शीरा उंगलियों पे लग गया। बहुत दिक्कत से माहिर फरीद ने चेहरे के असरात नॉर्मल रखे। एक ज़रा सी बाइट ली, क्योंकि कशमाला मुबीन से कुछ बैद नहीं था वो परसों का फंक्शन कैंसिल ही ना कर दे। लेकिन एक बाइट से ज़्यादा वो इस मीठे जहर को अंदर नहीं उतार सकता था। उसने अध खाया बकलावा वापस डब्बे में रखा, उसे चबाते हुए सर अज़बात में हिलाया, बदिक्कत निकला और जबरी मुस्कुराहट के साथ बहुत जब्त से अल्फाज जोड़े। थैंक यू मेरे लिए ये लाने के लिए। डब्बा बंद किया और टिश्यू के लिए हाथ बढ़ाया तो माला ने काउंटर पे रखा टिश्यू बॉक्स उसके सामने किया। वो उसी तरह मुस्कुराहट दबाए उसे देख रही थी। पूरा बॉक्स खत्म करना। उंगली उठा के नसीहत की और दरवाजे की तरफ मुड़ने लगी, फिर रुक के वापस पलटी। हमने इवेंट पे किस वक्त जाना है? मैं अभी निकल रहा हूँ, तुम लोग आराम से आना। अर्दल मुझे ड्रॉप करके तुम्हारे पास आ जाएगा। वो तुम्हें और फैजी हानम को ले आएगा। फिर रुक के जैसे उससे पूछा, बदर और हिलाल भी आएंगे राइट? माला ने इस बात में सर हिलाया। ऑफ कोर्स, हम सबको वहाँ होना चाहिए। मैं भी अर्दल को लेके जा रहा हूँ। जब तुम्हें ड्राइवर चाहिए तो उसको बुलवा लेना, ये तुम लोगों को ले जाएगा। माहिर ने फिर से जैसे ताकीद की थी। हेलो, मैं भी इस घर में रहता हूँ, मेरे पास भी एक कार है। किसी कोने से आवाज़ आई तो उन दोनों ने गर्दन मोड़ी। लाउंज के सोफे पर आलती मालती किए बिरबिल फरीद नाइट सूट में कंबल ओढ़े बैठा था। बाल और चेहरे से लगता था कि उसने सुबह उठने के बाद मुंह नहीं धोया। गोद में प्लेट लिए वो टोस्ट पे कुछ लगाए खा रहा था। तुम इवेंट तक जाग जाओ, यही बहुत है। माहिर ने नापसंदीदगी से उसके टोस्ट पे लगी शय को देखा और अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। बिरबिल ने उसकी नजरें देख ली थी। उसने प्रोसेस क्रीम का जार उठाया, चम्मच भर के अंदर से निकाला और माहिर की आंखों में देखते हुए उसे टोस्ट के ऊपर गिरा दिया। फिर चम्मच की पोस्ट से उसे फैलाने लगा। माहिर बे, आप जाएं, अपनी इमारत का ख्याल करें, अपने मजदूरों को हिरास करें, हम लोग एक साथ आ जाएंगे। माहिर ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले कि बिरबिल ने हाथ उठा दिया। माहिर यार, तुम जितनी जल्दी इस घर से चले जाओगे हमारा ये वक्त सुकून से गुजरेगा, क्योंकि तुम्हारी एंजाइटी और डांट डपट से हम सबकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह मुतासर होने वाली है। फिर माहिर की आंखों में देखते हुए टोस्ट की बाइट ली। उफ। माहिर ने जब से दांत पे दांत जमाए, सर हिलाया। ठीक है, लेकिन इन सबको वक्त पे ले आना। फिर माला को देखा जो अब तैयार होने का कहकर वापस जा रही थी। वो फैजी हानम को अपने सूट का बताने लगा, चंद हिदायत दी, चंद किचन में बिखरी चीज़ों पर तनकीद की, फिर एयरपोर्ट्स को छुआ और एक के बाद एक कॉल मिलाने लगा। लाउंज में दाएं बाएं चक्कर काटते उसने 3-4 लोगों को फ़ोन पे चंद बातें सुनाई, यहाँ तक कि बिरबिल फरीद का नाश्ता हराम हो चुका था। वो टोस्ट के बाइट लेता हुआ कीना तोड़ नजरों से उससे लिविंग रूम में दाएं बाएं टहलते हुए देख रहा था। फ़ोन बंद हुआ तो बिरबिल ने निवारा निगलते हुए उसे टोका, यार तुम वहीं चले जाओ, हमारे सर पर क्यों खड़े हो? पहलुओं पर हाथ रखे खड़े मुस्तरिब से माहिर फरीद ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। तुम अभी शुरू करोगे तो इवेंट तक तैयार होगे, मगर तुम्हारा नाश्ता ही खत्म नहीं हुआ। मेरे नाश्ते को नजर मत लगाओ, मैंने कहा मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा और सबको पहुंचा दूंगा। तो मसला क्या है? मुझे तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट पे भरोसा होता तो आज यहाँ ना होते, वो दुरुस्तगी से बोला। बिरबिल फरीद पर कोई असर नहीं हुआ था। इत्मीनान से निवाला निकला और फिर सोचती नजरों से माहिर को देखा। शबनम बता रही थी तुमने अपनी वसीयत तैयार कर ली है, मेरे नाम कुछ लगाया है या सब कुछ माला के नाम कर दिया है? किचन में काम करती फैजी हानम ने एकदम परेशानी से उन दोनों को देखा, फिर गड़बड़ाकर सर नीचे कर लिया। बिरबिल उसी तरह लुकमा चबाते हुए कह रहा था, कर तो वैसे तुम भी वही रहे हो जो मैंने किया, हर चीज़ अपनी पसंदीदा औरत के नाम कर दी, लेकिन तुम करोगे तो ठीक होगा, बिरबिल ने किया तो गलत था। डबल स्टैंडर्ड्स। फिर से एक बाइट ली। माहिर चंद लम्हे जब्त से उससे घूरे गया, फिर सर झटका। उसी पल हिलाल के कमरे का दरवाज़ा खुला था। इससे पहले कि हिलाल की आवाज़ आती, लोना भागती हुई अंदर से निकली और भौंकती हुई इनके करीब आई। माहिर फौरन से पीछे हुआ। हिलाल, इसको साइड पे करो, मुझे अपने कपड़ों पे इसके बाल नहीं चाहिए। वो कोफ से ऊंचा चिल्लाया था।
फैजी हानम भाग के उसकी तरफ आई और लूना को कॉलर से पकड़ा। वो नीची आवाज में काऊ काऊ भौंकती माहिर के पैरों के गिर्द चक्कर काटने की कोशिश कर रही थी। फैजी हानम ने बदिक्कत उसे पकड़ा और सर पर हाथ फेरते उसको पैर से कुछ कहने लगी, लेकिन लूना उसी तरह बेचैन थी। पता नहीं इसको क्या हुआ है भाई, ये सुबह से ऐसे ही बेचैन है। हिलाल दरवाजे के साथ खड़ी कह रही थी। चेहरे पर परेशानी थी और आंखें दूर दीवार पे जमी थी। वो भी शायद अभी उठी थी। वो कहते हैं ना, कुत्तों को वक्त से पहले मुस्तकबिल की खबर हो जाती है। माहिर ने घूर के बिरबिल को देखा जो अब क्रीम चीज का भरा हुआ चम्मच जबान से चाट रहा था। किसी को वक्त से पहले मुस्तकबिल की खबर नहीं होती। फिर राहदारी की सिमत बढ़ गया। गार्ड माला के दरवाजे के बाहर उसी तरह खड़ा था। माहिर ने घंटी बजाई, एक घंटी फिर दूसरी। अगले ही लम्हा माला ने दरवाजा खोला, ऐसे कि एक कान पे उसके फोन था। फोन के स्पीकर पे हाथ रखे उसने सवालिया उबरू उचकाए। बिरबिल कह रहा है कि वो तुम लोगों को ले आएगा, लेकिन मैं बिरबिल को जानता हूँ, वो देर कर देगा। वो कहने लगा। उसी पल एयरपोर्ट्स के अंदर सीरी की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो उसे एक आने वाली कॉल का बता रही थी। अगर बिरबिल देर कर दे तो तुम उर्दल को बुलवा लेना, ओके? कॉल मुसलसल आ रही थी। उसने डिपट के सीरी को कहा, आंसर इट। अब कान में अम्मार कुछ कह रहा था। उसकी बात सुनते हुए उसने दरवाजा खोले खड़ी माला को देखा, जो माहिर को अजबात में सर हिलाकर फोन पे ओके ओके कर रही थी। साथ ही उसे एक हाथ से इशारा किया। माहिर ने अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे किए। क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम। बात जारी रखते हुए माला ने फोन कान और कंधे दोनों के दरमियान रखा और दोनों हाथों को इकट्ठा करके इशारा किया। फिर जैसे मक्खी उड़ाते हुए हाथ से झटका, जैसे कह रही हो छोड़ो कोई बात नहीं। अब वो वापस मुड़ गई। वो फोन पे बात कर रही थी। ऊपर से अमार उसके कान में एक नया मसला सुना रहा था। माला वापस पलट गई थी और दरवाजा चौखट के करीब जा रहा था। एक दरस सी थी जिससे वो उसे दिखाई दे रही थी, टोपी से निकलते हुए बालों की पुश्त। वो अम्मार की बात सुनते हुए उसे देख रहा था। वो क्या कह रही थी? वो किस चीज का इशारा कर रही थी? वो उसे कोई बात याद करवा रही थी। दरवाजा वापस जगह पे आ रहा था और माहिर फरीद का रोज़न छोटा हो रहा था। ऊपर से कान में बोलता हुआ अम्मार। वो पलट गया। किसी ने जैसे दिल में कहा कि उसे नहीं पलटना चाहिए, उसे ये बात अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन अम्मार की बक बक मुसलसल जारी थी। आ रहा हूँ, देख लूंगा सारे मसले। 2 मिनट के लिए तुम लोग कोई चीज़ हैंडल नहीं कर सकते। वो बरहमी से कहता लिफ्ट की जाने बढ़ गया। सारा मूड खराब हो चुका था। अर्दल नीचे उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। कार में बैठने से पहले माहिर ने रुक कर उसे देखा। फ़ोन ऑन रखना। बिरबल ने कहा है कि वो सारी फैमिली को लेकर आएगा, लेकिन मुझे मालूम है वो देर करेगा। इवेंट शुरू होने से 1.5 घंटा पहले माला को कॉल करके पूछ लेना कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं, और वक्त से चले जाना। उसे संजीदगी से हिदायत दी। फरवस से अर्दल ने सर इस्बात में हिलाया। वो अंदर बैठा और फ़ोन की स्क्रीन रोशन करके सामने की। एक के बाद एक मसले, आखिर मिनट करने वाली चीज़ें। फिर वो मेहमान जिन्होंने आना था, कुछ जो नहीं आ सकते थे। ऊपर से बादल। कार आगे बढ़ने लगी। आज ट्रैफिक बहुत था। यह शायद हर चीज वक्त की मुनासबत से होती नहीं दिखाई दे रही थी। जरा जरा देर बाद कार ठहरती तो वो चिड़चिड़े अंदाज में बाहर देखता, फिर जब से वापस स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो जाता। चंद लम्हे के लिए जब सारी कॉल्स थम गई और कोई मजीद मसला सामने नहीं आया तो माहिर ने फोन रखा। एयरपोर्ट्स कान से निकाले, खिड़की के बाहर सड़क और ऊपर सुरमई आसमान को देखा। वो उसे क्या कह रही थी? वो दोनों हाथों का चौकोर बनाए किस चीज की तरफ इशारा कर रही थी? वो उसे क्या याद करवा रही थी? उसे गुफ्तगू अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो हर चीज़ अधूरी छोड़ देता था। नान खटाई भी, कुकीज़ भी, डोनट भी, बहुत सी बातें भी। उसे ये गुफ्तगू मुकम्मल करनी चाहिए थी। उससे रुक के माला की कॉल मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन माहिर फरीद को हमेशा जल्दी होती थी, लंदन छोड़ के जाने की, करमजी इमारत बनाने की, लाहौर से वापस जाने की। बहुत से ख्यालात एकदम से आपस में खलत मलत होने लगे। उससे बेख्तर टाई की नोट डेली की। उसे जैसे घुटन हो रही थी। शायद हीटर तेज था, शायद उसे माला की बात सुननी चाहिए थी, शायद उसे रुक के उसे आखिरी नज़र देखना चाहिए था। लेकिन आखिरी नज़र क्यों? अभी इवेंट पे वो दोनों साथ होंगे। अर्दल उसे वक्त पे ले आएगा, फिर क्या मसला था? उसने बैक व्यू मिरर में अर्दल का चेहरा देखा, फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी, वक्त की सुइयों का जहनी कैलकुलेटर पर हिसाब किया। उसे चीज़ें अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। उसे लाहौर से वापस नहीं जाना चाहिए था। उसे वैनकवर के बाद माला को मजीद ईमेल्स करनी चाहिए थी। उसे उसका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए था। उसे इतना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। कार वापस मोड़ो। अर्दल ने बेख्तियार गर्दन पूरी मोड़ के उसे देखा। सर वापस? अभी इवेंट में काफ़ी टाइम है। वैसे भी चंगेज़ ने कहा था कि मैं देर से हूँ। वापस मुड़ो, मुझे अपार्टमेंट जाना है। वो जैसे जल्दी में था। कोई चीज़ थी जो जहन में चुप सी गई थी, किसी कांटे की तरह, बर्फीले पहाड़ों के दरमियान किसी शगाफ की तरह। कच्ची बर्फ पर पाँव रखा और पहाड़ ने इंसान को निगल लिया, कोई ऐसी खलिश से थी।
अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉबी से लिफ्ट से ऊपर तक का सफर उसने अजीब सी बेचैनी में गुजारा था। अम्मार की फिर से कॉल आ रही थी, लेकिन उसने काट दी। राहदारी में तेज कदमों से बढ़ता वो माला के अपार्टमेंट तक आया। बेल बजाई। एक घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी दफा घंटी पर हाथ रखने के करीब खड़ा गार्ड खनकारा। वो घर पर नहीं है। माहिर ने चौंक के उसे देखा। कहाँ है? मुझे मैं नहीं मालूम, वो अभी बाहर निकली थी। तो पहले बताओ ना। उसे झड़क के वो अपने अपार्टमेंट की तरफ आया। लाउंज में सामने का मंजर अब कदरे तब्दील होता नजर आया। बिरबल लंबे काउच पर लेटर रिमोट से टीवी के चैनल बदल रहा था। कालीन पर बहुत से ब्लॉक्स बिखरे थे। बदर और हिलाल वहीं चौकड़ी मारे आमने सामने बैठे थे और हिलाल ब्लॉक्स उठा उठाकर उसके हाथ में दे रही थी। बदर ने बस चेहरा उठाकर उसे देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया। बदर वापस मुस्कुराया और सर नीचे कर लिया। उसका और माहिर का ताल्लुक बस इतना ही था, एक नया मुस्कुराहट जैसा। वो वापस फैजी हानम की तरफ मुतवज्जे हुआ। माला कहाँ है? वो किसी ज़रूरी काम से गई है, 20 मिनट तक आ जाएगी। वो तेज़ी से हाथ चलाती कुछ बना रही थी। अंडे, टोस्ट, ओवोकाडो, ऑरेंज जूस। उसने काउंटर पर फैली चीज़ों को देखा। ये बदर का नाश्ता था। वो उसको नाश्ता नहीं करा कर गई, क्यों? वो इतने जल्दी में क्यों गई थी? वो बात अधूरी छोड़कर क्यों गई थी? वो क्या कह रही थी? उसने कोई पैगाम दिया था? वो फोन निकालते हुए बेचैनी से पूछ रहा था। फैजी हानम ने नफी में सर हिला दिया और अवाकाडो का गूदा चम्मच से निकालने लगी। माहिर ने मोबाइल पर उसका नंबर मिलाया और फोन कान से लगाया। एयरपोर्ट्स तब तक वो नोच के उतार चुका था। घंटी जा रही थी, फिर माला का हेलो सुनाई दिया। कहाँ हो माला? मैं बस आती हूँ, एक ज़रूरी काम से गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसे जैसे इत्मीनान सा हो गया था। कितनी देर है? माहिर ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। मैं भी नहीं गया, तुम वापस आकर तैयार हो जाओ, हम साथ में जाएंगे। लंबे सोफे पर बैठे बिरबल फरीद ने चेहरा मोड़ के उसे देखा और फिर अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। यानी मेरे ऊपर किसी को एतबार ही नहीं है? ऊंची आवाज में बोला। माहिर ने हाथ से उसे चुप होने का इशारा किया और वापस फोन की तरफ मुतवज्जे हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बस आती हूँ कुछ देर में। वो जल्दी में लग रही थी, मसरूफ सा अंदाज। माहिर ने फोन नीचे रख दिया। अब उसे इंतजार करना था। 20-25 मिनट की ही बात थी। 20-25 मिनट के लिए वो माला का इंतजार कर सकता था। जहाँ इतने बरस उसने इंतजार किया था, वहां चंद मिनट और सही। चंद मिनट उसी तरह गुजर गए। बिरबल लंबा लेटा ढिठाई से टीवी देखे गया। उससे बात करना ही फजूल था। वो दोनों खामोशी से ब्लॉक्स जोड़ते गए। फैजी हानम की किचन में कटिंग की आवाज आती रही और माहिर फरीद उसी तरह मुस्तरिब और बेचैन विंग चेयर्स के सामने दाएं बाएं टहलता फोन पे बहुत से लोगों को बहुत सी बातें सुनाता गया। वो ठहलते ठहलते बार बार टीवी की स्क्रीन के सामने आ जाता और हर दफा बिरबल फरीद के चेहरे के जाविये बिगड़ते। लूना जो खिड़की के करीब जा बैठी थी, माहिर के आने के बाद बार बार लपक कर उसके करीब भागती और फैजी हानम को फिर से किचन छोड़कर उसकी तरफ आना पड़ता। कॉल के दरमियान माहिर ने बरहमी से उसको देखा, जो एक दफा फिर भौंकने लगी थी। हिलाल, खुदा के लिए इसको कंट्रोल करो, वरना मैं इसे किसी डॉग शेल्टर में छोड़ाऊंगा। उसका जवाब दे गया था। बिरबल की जानवरों के हकूक की रग फड़क उठी। किसी तंज के लिए मुंह खोला कि माहिर ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया। फिर उतनी ही दुरुस्तगी से फोन में कहा, मैं यहाँ से बैठकर इलेक्ट्रिक सप्लाई के मसले को हल नहीं कर सकता अमार। किसी टेक्निकल आदमी को कॉल करो और उससे कहो कि वहां पहुंचे। ये सारी बेचैनी, माला का इंतजार, बिल्डिंग के मसले और बिलबिल की बकबक के दरमियान कनखियों से उसे दिखाई दिया था कि ब्लॉक्स जोड़ते बदर ने एकदम चेहरा उठाकर उसे देखा था, फिर राहदारी को। सारी आवाज़ें एकदम से जैसे बंद हो गई थी। अम्मार कुछ कह रहा था, लेकिन माहिर ने फोन नीचे कर दिया। वो रुक के बदर को देखने लगा। लूना की काऊ काऊ भी अब जैसा सुनाई नहीं दे रही थी। बदर की सब्ज आंखें बिना पलक झपकाए राहदारी पर जमी थी। फिर उसने वापस माहिर को देखा, फिर दोबारा राहदारी को। उन आंखों में कुछ था। माहिर ने उनके ताक़ुब में राहदारी को देखा। वो खाली थी, वहां कोई नहीं था। क्या बदर को कुछ नजर आ रहा था जो वो नहीं देख सकता था? वो एकदम उसके सामने आया, ब्लॉक्स हाथ से परे किए, पंजों के बल बैठा और नरमी से दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे। बदर, इधर देखो मेरी तरफ। बदर जो अभी तक राहदारी को देख रहा था, चेहरा माहिर की तरफ उठाया। उसकी मासूम बड़ी बड़ी सब्ज आंखें कुछ कह रही थी। कुछ था उनमें, एक तासुर जो वो कभी कभी देखता था। वहां कोई है? वो जानता था वो बच्चा नहीं बोलेगा। वो उसकी आंखों में अपना जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बदर ने फिर से राहदारी को देखा, फिर वापस चेहरा मोड़ लिया। सर झुकाव कर वो अपने ब्लॉक्स उठाने लगा। माहिर ने उसके कंधों से हाथ हटा दिए। वो ऐसा क्यों करता था? ऐसा क्या था जो वो देख रहा था, जिसे ना माहिर फरीद महसूस कर सकता था, ना हिलाल शम्स? क्या हुआ भाई? हिलाल भी अजनबी से पूछ रही थी। बदर कभी कभी ऐसे चौंक जाता है जैसे वो कुछ देखता है, कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा। डोंट टेल मी कि इस बच्चे के पास भी सुपर पावर्स हैं। बिरबल जल्दी से पैर समेट के उठ बैठा। चेहरे पर एकदम हवाइयां उड़ने लगी। तुम खुद तो चले जाते हो, मुझे सारा दिन इन दो क्रीपी बच्चों के साथ गुजारना पड़ता है।
प्लीज मुझे बताओ, इसको भी तो कोई चीज नजर नहीं आती। माहिर ने जैसे उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, राहदारी की तरफ देखा, बदर की तरफ। क्या हुआ था उस लम्हे जब बदर ने वहां देखा था? क्या हुआ था उन तमाम लम्हों में जब उसने बदर को यूं ही चौंकते देखा था? क्या हुआ था? वो क्या देखता है भाई? हिलाल उलझन से पूछ रही थी। यार, एक तो सभी साइको हैं इस घर में। कोई देखता है, कोई सुनता है। मैं कहीं और शिफ्ट होता हूँ। सुनता है, शायद वो देखता नहीं है। सुनता है, वो जैसे खुद से बुड़बुड़ाया। एक पजल था जो आंखों के सामने था। बहुत से टुकड़े जो अपनी जगहों पर नहीं थे, और एक टुकड़े की जगह खाली थी। एक मकनातीसी पजल जिसमें अगर वो एक टुकड़ा फिट कर ले तो सारे टुकड़े खींच के अपनी जगहों पे आ जाएंगे। क्या सुनता है? लूना भौंकना छोड़ चुकी थी। टीवी की आवाज खामोश थी। फैजी हानम के किचन से भी चाप सुनाई नहीं देती थी। और माहिर फरीद अपने सूट की परवाह किए बगैर उस बच्चे के सामने पंजों के बल बैठा था। वो क्या सुनता है? उसने एक निगाह अपने फोन पे डाली। किसी टेक्निकल आदमी को बुलाओ, माहिर बड़बड़ाया था। टेक्निकल आदमी? क्या? हिलाल की समझ में नहीं आया था, लेकिन उसकी समझ में आना जरूरी भी था। वो दोनों आगो जा रहे थे और माला जाने से पहले बदर को हिदायत दे रही थी। वो उस पुलिस वाले के बारे में बता रही थी जिसको वो इसकी हिफाजत के लिए छोड़ के जा रही थी। वो एक अच्छा आदमी है बदर, ही इज अ गुड मैन। बदर ने चौंक के राहदारी को देखा। वो बेकरी में खड़े थे और वो काउच पे बैठे बच्चे के सामने बैठी थी। मामा इज मैरिंग दिस मैन, वो नरमी से उसे बता रही थी। बदर ने चौंक के बेकरी की सीढ़ियों को देखा था। माहिर कुछ देर पहले दाएं बाएं चलता फोन पे कह रहा था किसी टेक्निकल आदमी को बुलाओ, और बदर ने फौरन से दरवाजे की सिमत में देखा था। आदमी, मैन। माहिर फिर बुड़बुड़ाया। अगले ही लम्हे बदर ने करंट की तरह सर उठा के उसे देखा। उसकी आंखों में वही तासुर था। माहिर फरीद बिना पलक झपकाए उसे देखे गया। मैन, उसने दोहराया। बदर सांस रोके उसे देख रहा था। फिर उसने राहदारी को देखा। कमरे में सन्नाटा था। एक मंजर सा जहन के पर्दे पे लहराया। वो बालकनी के दरवाजे के साथ खड़ा था। हाथ में भाप उड़ाता मग था। सामने सोफे पर माला एक तस्वीर दिखाते उसको कह रही थी, दिस मैन इज योर फादर। मैन। वो बुड़बुड़ाया और बदर पलक झपकाए बिना उसे देखे गया। पजल का इस टुकड़ा उसे मिल गया था। उसे सिर्फ उसको खाली चौकट्टे में रखना था और मकनातीसी कुव्वत से सारे टुकड़े खींच के अपनी असल जगहों पर आ जाने थे। वो ज़ियाद को उसके नाम से नहीं पहचानता। वो ज़ियाद को बाप के लफ्ज़ से भी नहीं पहचानता। माला हमेशा उसे कहती थी कि वो आदमी तुम्हारा बाप है। वो उसको मैन के लफ्ज़ से पहचानता है। वो धीरे से उठ खड़ा हुआ। तो फिर बिरबिल की आवाज़ कहीं से सुनाई दी। जब तुम लोग मैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो तो वो समझता है कि उसका बाप आ गया है और वो इसलिए दरवाजे की तरफ देखता है। मतलब? माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था और हाथ बर्फ। वो उसे मैन के नाम से पहचानता है। वो बुड़बुड़ा रहा था। 2 उंगलियों से उसने वो आखिरी मिसिंग टुकड़ा खाली चौकट्टे में रखा। बस एक लम्हे का खेल था और सारे टुकड़े दौड़ते हुए अपनी जगहों पर आ गए। फिट, मुकम्मल और कैम्स्ट्रेसर। सबसे सादा जवाब दुरुस्त जवाब होता है। वो अपने बाप को मैन कहता है। उससे चेहरा उन सब की तरफ मोड़ा। हिलाल की बेनूर आंखें दीवार पे जमी थी और बिलबिल उसी नासमझी से उसे देख रहा था। गलाता टावर के सामने जब वो चंद लम्हे के लिए खोया था तो माला की दोस्त ने उसे पूछा था कि उसे कॉटन कैंडी किसने दी। कॉटन कैंडी मैन ने, और बदर ने सर इस बात में हिलाया था। चंद लम्हे कोई कुछ न बोल सका। कॉटन कैंडी मैन कोई नहीं था। उसे वो कॉटन कैंडी ज़ियाद ने दी थी। उसने अपने बाप को देखा था। वो मैन के लफ्ज़ पे सर हिला रहा था। अब पजल दीवार पे उसके सामने था। हर टुकड़ा अपने चौकट्टे में बिल्कुल दुरुस्त तरीके से फिट हो चुका था। ऐसे कि सारी तस्वीर सामने थी, रोज़े रोशन की तरह आया। बदर को आलियान ने नहीं, ज़ियाद ने अगवा किया था। मैं दुरुस्त था, लेकिन ज़ियाद सुल्तान उस वक्त जेल में था और तुमने खुद ही कहा था कि वो जादूगर आलियान, उसने वो कॉटन कैंडी बच्चे को दी थी। कॉटन कैंडी मैन कोई नहीं था। आलियान उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। उस बूढ़े दुकानदार की बेटी ठीक कह रही थी। वो अपने बाप को झूठ बोलने से रोक रही थी। आलियान ने उसको झूठ बोलने के लिए कहा था। वो चाहता था कि हम यकीन कर लें कि उस वक्त वहाँ आलियान मौजूद था। आलियान ने कभी बदर को अगवा किया ही नहीं था। मैं दुरुस्त था। मैं हमेशा से दुरुस्त था। उसने चेहरा उनकी तरफ मोड़ा तो उसकी रंगत सफ़ेद थी। बदर को उसके बाप ने ही अगवा किया था। बदर इतने महीने ज़ियाद सुल्तान के पास ही था। और उस लम्हे फ़ैरोज़ी और पिस्ता इमारत की पहेली उस पजल की तरह सामने आ गई थी। तो फिर आलियान को कैसे मालूम हुआ कि बच्चा किस इमारत में है? उसे बिल्कुल ठीक से नहीं मालूम था। उसने पहले कहा था फ़ैरोज़ी, और मैंने उस पर यकीन कर लिया क्योंकि वो दुरुस्त कह रहा था। अपनी तरफ से आलियान सच बोल रहा था क्योंकि उसको उसके जिन्नात ने बताया था कि बच्चा फ़ैरोज़ी इमारत में है, क्योंकि वहाँ एक और बच्चा भी था जिसे गैर कानूनी तौर पर वहाँ रखा गया था। और आलियान के जिन्नात ने हमेशा की तरह गलती कर दी थी। जैसे उन्हें लगा कि माला और मैं एक छत तले रहते हैं,
ویسے ہی انہوں نے آلیان کو غلط خبر دی تھی. میں نے اس کا یقین اس لیے کیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں سچ تھا. وہ دائیں بائیں ٹھہل رہا تھا. سارے تانے بانے اس کے ہاتھ میں آ چکے تھے. لیکن جب پولیس کو بچہ فیروزی عمارت سے نہیں ملا تو آلیان نے اپنے موکل سے کسی طرح کمیونیکیٹ کیا. وہیں ہمارے سامنے بیٹھے اور اس کے موکل نے تصریح کر دی کہ بچہ 7 والی عمارت میں ہے. جنات ایسی غلطیاں کرتے ہیں. آلیان میرے سامنے یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ اس کی انا کو یہ گوارا نہیں تھا اور وہ اس شرارت کو جاری رکھنا چاہتا تھا. مگر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ لیکن ماہر اس کو نہیں سن رہا تھا. سارے سوالات کے جواب اس کے سامنے تھے. میں درست تھا. ماہر فرید ہمیشہ درست ہوتا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اس بچے کو زیاد سلطان نے ہی اغوا کیا ہے. اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ بچے کو ڈھونڈنے کے لیے مالا اور وہ ایک ہو جائیں. لیکن پھر آلیان کو اس اغوا کے بارے میں علم ہو گیا اور زیاد کی دشمنی میں اس نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتا تھا. اس نے تھوڑا سا چاؤس برپا کیا, تھوڑی سی شرارت کی تاکہ زیاد اور مالا اکٹھے نہ ہو سکے. یہ اس کا زیاد سلطان سے انتقام تھا. اس نے بچے کے اغوا کا الزام اپنے سر لے لیا. اس نے مالا کو ایسے خواب دکھائے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ایک نیا سرکار استنبول میں موجود ہے جس کے پاس اس کا بچہ ہے, جبکہ آلیان کے پاس وہ بچہ نہیں تھا. وہ ہمیشہ سے اپنے باپ کے پاس ہی تھا. لیکن تم بھول رہے ہو کہ زیاد سلطان اس وقت جیل میں تھا. ماہر نے نفی میں سر ہلایا. وہ اس وقت جیل میں نہیں تھا کیونکہ ہمیں وہ تاریخیں نہیں معلوم جن میں وہ استنبول آیا تھا. چنگیز نے کہا تھا کہ اس کے ہینڈلر کے مطابق اس کو 2 مہینے کا ایک اسائنمنٹ ملا تھا. ایسی اسائنمنٹس کی تاریخوں کا تعین تو نہیں کیا جاتا. پھر ان کو 2 مہینے کا وقت کیسے معلوم تھا؟ صرف اس صورت میں جب 2 مہینے پہلے ہی مکمل ہو چکے تھے. زیاد سلطان نے واقعی یہاں پہ ایک اسائنمنٹ کیا تھا, لیکن گرمیوں میں, آج سے کئی مہینے پہلے. وہ اپنا اسائنمنٹ کر کے واپس جیل چلا گیا تھا اور پھر دنیا دکھاوے کے لیے چند مہینوں کے بعد اس کو ریلیز کیا گیا. وہ سب کو جیسے ہم حال میں ہوتا ہوا سمجھ رہے تھے وہ ماضی میں ہو چکا تھا. اس وقت وہ اس شہر میں کسی اسائنمنٹ کے لیے موجود نہیں ہے. وہ آزاد ہے اور وہ یہاں ایک ہی مقصد کے لیے آیا ہے. اس نے چونک کے بدر کو دیکھا. وہ اب واپس اپنے بلاکس جوڑ رہا تھا. مالا اس کے باپ کا نام نہیں لیتی تھی, وہ اس کو مین کہتی تھی. اسی لیے اس نام سے اس کی کوئی انسیت نہیں تھی, نہ وہ اس نام پر چونکتا تھا. تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے؟ بربل نے پریشانی سے اسے دیکھا. وہ اس شہر میں صرف تم سے انتقام لینے آیا ہے ماہر. ماہر اسی طرح لیونگ روم کے وسط میں کھڑا تھا. آنکھیں چھوٹی کر کر وہ دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا. وہ نقطہ بڑا ہو کر ایک کاٹیج بن گیا تھا. پانی اور دفتروں کے درمیان ایک کاٹیج. وہ دونوں اس کے باہر آمنے سامنے کھڑے تھے. تم ابھی میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو. زیاد سلطان نے برسوں پہلے کہا تھا. تمہاری زندگی میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی. ماہر فرید زیر لب بڑبڑایا. میری زندگی اس کے ہاتھوں ختم ہوگی. اور پھر سارے سوالیہ نشان ختم ہو گئے. اس کے دل پہ جیسے کسی نے بھاری بوٹ رکھ دیا تھا. میری زندگی؟ اس نے تیزی سے موبائل نکالا. وہ مجھے نہیں مارنا چاہتا. مالا کا نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا. وہ مالا کو مار دے گا. وہ میری زندگی ہے. اس نے خود کو خوف اور بے یقینی سے کہتا سنا. وہ اس شہر میں مالا کو مارنے آیا تھا. کشمالہ مبین نے شیشے کے شوکیس پہ انگلی رکھی. باریستہ نے گردن تیچھی کر کے دیکھا. وہ مسکراہٹ دبائے بقلاوا کی طرف اشارہ کر رہی تھی. وہ جانتی تھی وہ بقلاوا نہیں کھائے گا. اتنا خستہ, چکنائی اور میٹھے سے بھرا بقلاوا ماہر بے کے حلق سے نہیں اترے گا. وہ بہت سی چیزوں کی طرح اس کو بھی ادھورا چھوڑ دے گا, لیکن آزمانے میں کیا حرج تھا. وہ جب بقلاوا اور کافی لیے اس کے اپارٹمنٹ میں اور کچن کاؤنٹر پر رکھا تب وہ باہر نکل رہا تھا. سوٹ, ٹائی اور بوٹ سب پرفیکٹ تھے, لیکن وہ قدرے جھنجھلایا ہوا, قدرے منصرف تھا. مالا نے بہت مشکل سے خود کو مسکرانے سے روکا اور سنجیدگی سے بقلاوا کی پیشکش کی. وہ اس کا ضبط دیکھ سکتی تھی. اسے امید نہیں تھی کہ وہ ایک بھی بائٹ لے گا, لیکن کم از کم ایک لقمہ اس نے ماہر کو اپنے سامنے حلق سے اتارتے دیکھ لیا تھا. گڈ. اس کے بعد ماہر اور بیربل کسی بحث میں پڑتے دکھائی دیے تو وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی. بدر اٹھ چکا تھا. اسے اس کو ناشتہ کروانا تھا اور پھر ایونٹ کی تیاری کرنی تھی. وہ بعد میں بھی ٹیکسی سے بھی جا سکتی تھی, لیکن ماہر چاہتا تھا اس کو ذرا سے بھی تکلیف نہ ہو. ویسے بھی آج بارش ہونی ہی تھی اور بارش میں استنبول میں ٹیکسی بہت مشکل سے ملتی تھی. وہ ابھی فریج سے ناشتے کی چیزیں لگا رہی تھی جب فون بجنے لگا. کشمالہ خانم, آپ کی کال آئی تھی پارسل کے لیے. میں کل سے کال کر رہی ہوں. میرا پیکج ابھی تک مجھے ڈیلیور نہیں ہوا. 2 دن بعد میری شادی کا فنکشن ہے اور مجھے اپنا ڈریس چاہیے. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز تلخ ہو گئی تھی. اتنا بڑا برانڈ جو ماہر کے کہنے پر اس نے لیا تھا, کیونکہ شبنم کا ماننا تھا کہ اس سے نیچے کسی ٹیکس سے اسے شاپنگ نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ وقت پہ اسے اس کا ڈریس نہیں پہنچا سکے تھے. آپ کا پیکج آج صبح ہی ڈیلیور ہو گیا تھا. مالا نے چونک کے دروازے کی طرف دیکھا. مگر مجھے کوئی پیکج نہیں ملا. کہیں انہوں نے 7 والے اپارٹمنٹ میں تو نہیں دے دیا؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماہر اس ڈریس کو دیکھا. وہ سرپرائز تھا. اس شہر کے کلچر نے تھوڑا بہت اس کے اوپر اثر کر دیا تھا. مجھے چیک کرنے دیں.
सेल्स मैनेजर मसरूफ से अंदाज में कह रही थी। चंद कीज प्रेस करने की आवाज आई। दूसरी तरफ घंटी बजी। वो फोन कॉल कान से लगाए दरवाजे की तरफ गई। आपका पैकेज कल शाम बिरबिल की बेकरी में डिलीवर हुआ है, नतानतशी में। व्हाट? वो झुंझला के बीच रास्ते में रुकी। वहां क्यों? आपने यही एड्रेस दिया था। उफ। उसने बेख्तियार माथे को छुआ। वो सारा वक्त बेकरी पे होती थी, शायद इसीलिए उसने वो एड्रेस दे दिया था। आपके नंबर पे मैं पैकेज की तस्वीर सेंड कर रही हूँ। वो बेकरी के दरवाजे पे पड़ा है। उस शहर के राइडर्स का उसूल था कि पैकेज डिलीवर करके वो दरवाजे पर उसकी तस्वीर खींच के भेजते थे। उसने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन देखी। तस्वीर सामने थी। इतना बड़ा डब्बा दरवाजे पर पड़ा था। अभी बारिश आई तो सब भीग के तबाह हो जाएगा। उसने बेख्तियार फ़ोन कान से लगाया। आपको मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। दूसरी घंटी बजी तो उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सेल्स मैनेजर कुछ कह रही थी, लेकिन माला ने कदरे नीचे करके उसकी बात सुननी चाहिए। वो चौखट में खड़ा उसे कुछ बता रहा था। मैं जा रहा हूँ, बिरबिल तुम्हें ले आएगा, वरना गाड़ी मंगवा लेना। उसने जल्दी जल्दी सारी बात सुनी, कान पे लगे फोन में साथ ही बोली। फिर एकदम कुछ याद आया। हाथ हिलाकर माहिर को आखिरी ताकीद की। वो समझ जाएगा और फिर पलट गई। सॉरी, हमें पैकेज यूँ नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं आपकी तरफ से शिकायत रिकॉर्ड करवा देती हूँ। नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो फ़ोन कॉल से लगाई पलटी। लेकिन क्या आप मुझे वो घर पर डिलीवर करवा सकते हैं? मैम, इस वक्त तो मुश्किल होगी। क्या आप वो खुद पिक कर सकती हैं? वीकेंड शुरू होने वाला था। जुम्मे की नमाज के साथ उस शहर के बहुत सारे सुस्त लोग काम करना बंद कर देते थे। दरवाज़ा पीछे बंद हो चुका था। माला ने फ़ोन कान से हटाया। उसे खुद ही कुछ करना था। बेकरी ज़्यादा दूर नहीं थी, 20 मिनट की ड्राइव। उसने जल्दी जल्दी बदर की चीज़ें उठाई, उसको बिस्तर से निकाला। तब तक वो बाहर आई। माहिर जा चुका था। बदर को फैजी हानम के पास छोड़ा, उसका नाश्ता समझाया, बहुत सी ताकीद की और स्वेटर स्कर्ट के ऊपर कोट पहनती ऊनी स्कार्फ गर्दन के गिर्द लपेटी वो तेज़ी से लिफ्ट की तरफ भागी। टैक्सी आसानी से मिल गई थी। अभी बादल बरसना शुरू नहीं हुए थे। वो जानती थी कि पहली बूंद के साथ जहां जमीन के सारे कीड़े बाहर आ जाएंगे, वहीं सारी टैक्सी ज़ेरे ज़मीन चली जाएंगी। आज सड़कों पर रश मामूल से ज्यादा था। वो मुसलसल खिड़की के बाहर देखती, परेशानी से उंगलियां चटक रही थी। दरवाजे के ऊपर पैकेज कौन रखता है? बारिश आ गई या किसी ने फुटपाथ पे पानी गिरा दिया तो वो भीग जाएगा। उसका कामदार लिबास तबाह हो जाएगा। पहले ही माहिर का इतना खर्चा हुआ था उस पर। उफ। टैक्सी आगे बढ़ रही थी। बहुत से हॉर्न वाइपर चलने की आवाज़, टिप टिप गिरते कतरे, और सब में दूर किसी कोने से आवाज़ सुनाई देना शुरू हुई। हैप्पी बर्थडे टू यू। कोरस में जैसे बहुत से लोग बोले थे। जहीर की आवाज़ उनमें सबसे नुमायां थी। माला ने चौंक के दाएं बाएं देखा। वो टैक्सी में अकेली थी। शीशे धुंधले हो रहे थे और पानी टिप टिप गिरता जा रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू। जहीर की आवाज़ उसे क्यों सुनाई देती थी, और ये आवाज़ पहली दफ़ा कब आई थी? बरसों पहले जब उसे कॉल करके बताया गया था कि ओशन में आग लगी है। वो अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स और डायमंड्स बचाने के लिए जो ओशन के लॉकर में पड़े थे भाग के वहां आई थी, और रास्ते में उसने किसी को गाड़ी तले दे दिया था। क्या कोई इसकी गाड़ी के नीचे आने वाला था? उसने चौंक के ड्राइवर को देखा। ध्यान से चलाना, वो बेख्तियार बोली। कुछ था जो इस सब में गलत था। वो जब तक ओशन में पहुंची तो अंदर अंधेरा था, कोई आग नहीं थी, और फिर एकदम से सारी बत्तियां जल उठी थी। उसकी सालगिरह का केक उसके सामने था। जहीर समेत बहुत से लोग तालियां बजाते हुए हैप्पी बर्थडे कह रहे थे। वो ठीक से मुस्कुरा भी नहीं रही सकी थी। वो जल्दी में एक्सीडेंट कराई थी, और वो लोग उसको प्रैंक कर रहे थे। मादाम, मादाम। टैक्सी ड्राइवर के पुकारने पे वो चौंकी। वो टैक्सी बेकरी के दहाने पर रुक चुका था, और अब मशीन सामने की उसे कार्ड टैप करने के लिए कह रहा था। माला ने गुमसुम होकर दरवाजे के बाहर देखा। शीशा बार बार पानी के बायस धुंधला सा हो रहा था। क्या ये कोई प्रैंक था? क्या कोई इसकी मेमोरीज के साथ खेल रहा था? मादाम! टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ तैश से बुलंद हुई। उसने जल्दी से कार्ड टैप की और बाहर निकली। बूट से ठुक ठुक चलती वो चंद कदम आगे आई। बेकरी के बंद शीशे के दरवाजे के सामने कार्टन रखा था। वो भाग के उसके करीब आई, पंजों के बल उसके सामने रुकी। उसकी सतह पर हाथ लगाया, वो गीला था। ओह नो! उसने पर्स से चाबियां निकाली, ग्लास डोर खोला और कार्टन दोनों हाथों में उठाया। दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। दरवाजे का कोना जामनी घंटी से टकराया। छन 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 सन्नाटे में घंटी ऐसी बज उठी। अंदर नीम अंधेरा था। वो कार्टन लिए सीढ़ियां चढ़ती ऊपर सिटिंग एरिया में आई। यहाँ पर खड़े हुए चंद दिन पहले माहिर ने अपनी फैमिली के सामने ऐलान किया था कि वो शादी कर रहे हैं। उसने एक नज़र अपने अधूरे वॉल मोरल को देखा। अभी बेकरी चालू नहीं हुई थी, लेकिन काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। लेबर अपना काम करके जा चुके थे। अब सिर्फ उसका काम रहता था, जिसको वो शादी के बाद कंप्लीट करेगी। उसने सारी बत्तियां रोशन की, कोट उतार कर एक तरफ रखा, दर्जा हरारत सेट किया, फिर जल्दी से कार्टन तक आई। एक पेन की निप से टेप को चीरा, दाएं बाएं नीचे कार्टन का मुंह खोला। अंदर एक और बॉक्स था। शुक्र, यकीनन लिबास गीला नहीं हुआ होगा। माला ने बॉक्स निकाल के सामने रखा। गहरा जामनी रंग का मखमली बॉक्स।
उसने कैसे सोच लिया कि उनकी पैकेजिंग इतनी बुरी होगी? इत्मीनान से उसके अंदर उतर आया। बॉक्स का ढक्कन खोला तो अंदर बटर पेपर में लिपटा निबास नजर आ रहा था। किसी परफ्यूम की महक उससे उठ रही थी। उसने खड़खड़ाता हुआ बटर पेपर अलग किया और दोनों हाथों से आइवरी सिल्क के गाउन को उठाया। वो साफ उजला सा सफेद रंग का गाउन था, पूरे आस्तीन और बहुत हल्का सा काम, और साथ उसका वेल था, बहुत खूबसूरत, नफीस और बावकार। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उतर आई और आंखों में पानी। सफेद रंग दुल्हनों के लिए खास था। अरब मगरब और अफ्रीका में हर जगह दुल्हनें सफ़ेद पहना करती थी, सिवाय बर्रे सगीर पाको हिंद के, जहाँ दुल्हनों ने सुर्ख रंग को अपनाया था। ज़ियाद से शादी पे भी उसने सफ़ेद रंग पहना था, लेकिन वो एक मुख्तलिफ लिबास था। इस दफ़ा वो कुछ और पहनना चाहती थी। इस दफ़ा वो हर चीज़ मुख्तलिफ करना चाहती थी। उसने बटर पेपर एहतियात से वापस अंदर डाला, ढक्कन बंद किया, और उसी पल एक खटका सा हुआ। माला ने चौंक के गर्दन पीछे मोड़ी। हर तरफ खामोशी थी, सन्नाटा। वो अकेली वहां खड़ी थी। आवाज बिरबल के कमरे से आई थी। बिरबल, ये तुम हो? उसने पुकारा तो उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती सुनाई दी। दूर पस मंजर में मध्यम से जहीर का हैप्पी बर्थडे टू यू सुनाई दिया था। खतरे का सुर्ख अलार्म उसके अंदर जलने बुझने लगा था। कौन है? फरीद लार में एक शिल सा सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं कह पा रहा था और सब माहिर का चेहरा देख रहे थे। वो फोन पे चिल्लाती हुई चंगेज से वो सब कह रहा था। फिर फोन नीचे करके फैजी हानम को देखा। वो कहाँ गई थी? क्या उसने बताया वो कहाँ है? फैजी हानम ने नफी में सर दाएं बाएं हिलाया। उसने कहा वो अपना पैकेज पिक करने जा रही है। वो अपना पैकेज कहाँ से पिक करने गई थी? रिसेप्शन से। फिर वो ऊपर क्यों नहीं आई? उसने कहा वो 1 घंटे तक आ जाएगी। माहिर ने झंझला के फोन कान से नीचे किया। अब वो उस ऐप को खोल रहा था जो उसने माला के फोन में डाल रखी थी। वो दोनों एक दूसरे को ट्रैक कर सकते थे। उसकी लोकेशन चंद मिनट पहले की आ रही है, सरियार के करीब। शायद उसका इंटरनेट ऑफ है। क्या मुसीबत है? वो झंझला के माला को दोबारा कॉल कर रहा था। उसका फोन ऑफ था। बेकरी, बिरबल एकदम बोला। माहिर के हाथ नंबर मिलाते रुके। वो बेकरी गई होगी। वो अक्सर अपने पैकेजेस के लिए बेकरी का एड्रेस देती थी क्योंकि सारा दिन वो वहीं होती थी। उस रोज मेरे सामने भी उसको पैकेजेस डिलीवर हुए थे। बिरबल सोच सोच के बोल रहा था। बेकरी, ऑफ कोर्स बेकरी। सिर्फ वहीं से वो 20 मिनट वापस आ सकती थी। उसने माथे को छुआ, फिर तेजी से बाहर को भागा। ओवरकोट नहीं उठाया, सूट का कोट भी नहीं पहना। उसी तरह सफ़ेद शर्ट और टाई में वो बाहर को भागा था। इस वक्त मौसम, बारिश, किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं थी। सिर्फ एक बात उसको याद थी। ज़ियाद सुल्तान इस शहर में माहिर फरीद की ज़िंदगी लेने आया था और उसकी ज़िंदगी कशमाला मुबीन थी। वो उसकी नहीं हो सकी तो वो उसे किसी का नहीं होने देगा। अर्दुल बाहर लॉबी में ही खड़ा था। उसे बगैर कोट के नीचे आते देख के बुखला के उठ खड़ा हुआ। चाबी! वो इतनी जोर से चिल्लाया था कि अर्दुल ने बिना कुछ पूछे घबरा के चाबी उसके हाथ में रखी। वो बैनूने दरवाजे की तरफ दौड़ गया। अगले ही लम्हे अर्दुल ने देखा कि लिफ्ट के दरवाजे खुले और ट्राउजर शर्ट पे कोट पहनता बिरबल तेजी से उसके पीछे दौड़ता हुआ आया था। मैं भी आ रहा हूँ, उसने पुकारा था, लेकिन माहिर उसको नहीं सुन रहा था। वो अपनी कार में बैठा और जन से उसे आगे निकाल के ले गया। अर्दुल, मेरी कार लाओ, बिरबल ने ऊंची आवाज में उसे पुकारा तो अर्दुल को जैसे होश आया। वो वैले की तरफ भागा। कुछ हुआ था। क्या हुआ था उसे नहीं मालूम, लेकिन कुछ बहुत बुरा हुआ था। फरीद लार के लिविंग रूम में लूना बालकनी की खिड़की के साथ खड़ी जोर जोर से भौंकने लगी थी। उसकी आवाज में यासियत भी थी और रंज भी। हिलाल बिल्कुल शल सी घुटने मोड़े जमीन पे बैठी थी, गुमसुम, परेशान। बदर अलबत्ता अभी तक अपने ब्लॉक्स को जोड़ रहा था। फिर दफतन उसने चेहरा उठाया। निगाहें हिलाल के सफ़ेद चेहरे पे ठहर गई। मामा, उसके मुंह से निकला था। फैजी हानम दौड़ के उसके पास आई। बेयकीनी से उसे देखा। हिलाल भी चौंकी। फिर उसके होंठों पे बेयकीन से मुस्कुराहट उभरी। क्या ये बदर ने कहा है? फैजी हानम ने उसके सामने घुटनों के बल बैठी और खुशगवार एहसास के साथ चेहरे को दोनों हाथों में लिया। दोबारा कहो बदर। वो फूले फूले गालों वाला बच्चा अब पलकें झपकाता उनको उसी तरह देख रहा था। कुछ देर गुजरी और फिर वो दोबारा बोला, मामा। लेकिन उसकी आवाज़ में तकलीफ थी, वही तकलीफ जो लूना के भौंकने में थी। कौन है? उसने बॉक्स एक तरफ रख दिया, मोबाइल निकाला। सिग्नल नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता था? मोबाइल जेब में डाला और सहज सहज के चंद कदम आगे आई। सामने राहदारी थी जहां बिरबल के ऑफिस का दरवाजा था। उसके साथ ही सीढ़ियां थी। अगर बिरबल के अलावा कोई ऑफिस में मौजूद था तो उसे फौरन यहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन सीढ़ियों का ध्यान इस ऑफिस के सामने ही था। नीचे जाने के लिए भी उसे उसके करीब से गुजरना था। एकदम से बहुत सा खौफ उसके वजूद में सरायत करने लगा। उसने रेलिंग पर अपना हाथ रखा। वो ज्यादा ठंडी थी या माला का हाथ, वो फैसला नहीं कर सकी। कोई है? उसने डरते डरते पूछा था। आवाज को अपनी तरफ से हमवार रखा। दूसरी तरफ सन्नाटा था।
शायद ये उसका वहम था। वो एकदम तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अभी 3 फीट का फासला अबूर किया था कि कशमाला। माला वहीं पे जम गई, बर्फ के मुजस्मे जैसी। ये नाम, ये आवाज़, ये लहजा, वो इस सब को पहचानती थी। वो इस सब को कैसे भूल सकती थी? उसके कदम आगे नहीं बढ़ सके। धीरे से बेरबिल के ऑफिस का दरवाज़ा खुला। चरचराहट की आवाज़ आई, यहाँ तक कि वो पूरा खुलता गया। वो बेयकीनी से साकित उस जगह को देखे गई। अंधेर ऑफिस से एक ह्योला सा नमदार हुआ। फिर वो 2 कदम आगे आया। स्याह पैंट्स, स्याह जैकेट और सर पे स्याह टोपी पहने, हल्की बढ़ी शेव वाला ज़ियाद सुल्तान, और उसका सपाट चेहरा। ये वो चेहरा नहीं था जो उस दिन अस्पताल के फाउंटेन के सामने उसे दिखाई दिया था। वो चेहरा जो कनाडा में उस फ्रीजिंग कंटेनर में उसे अकेला छोड़ के चला गया था। ये वो चेहरा था जिसने जद्दा में उसे कैद करके रखा था। वो बेख्तियार 3 कदम पीछे हुई। होंठ बेयकीनी से खुले थे और आंखें वहीं ठहर गई थी। उनमें उलझन थी। एक नज़र उस बॉक्स को देखा, फिर ज़ियाद को। मैंने अपने अपार्टमेंट का ही एड्रेस दिया था, लेकिन ये तुमने किया है। तुमने मुझे यहाँ बुलवाया है। वो ताज्जुब से पूछ रही थी, उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था। ज़ियाद ने ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया और चौखट से टेक लगाए, बाजू सीने पर लपेटे खड़ा उसे देखे गया। उसके हाथ में कुछ था, बगल के करीब, कुछ सियासा। ज़ियाद, हम हर चीज़ क्लियर कर चुके थे। फिर तुमने ये क्यों किया? तुमने इस तरह मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे ख्याल में मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? माले ने नफ़ी में सर हिलाया। 1 कदम पीछे हटी, फिर दूसरा कदम। ये नहीं हो सकता था। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी थी तो तुम मुझे कॉल कर सकते थे। बातों का वक्त ख़त्म हो गया। उसकी आवाज़ गीली थी, भुर्राई हुई, और आंखें बहुत सी नफरत और दुख लिए हुई थी। क्या मतलब बातों का वक्त ख़त्म हो गया? हम हर चीज़ डिसाइड कर चुके थे। मैंने इतने बरस तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन कभी तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई। हकीकत किसी सर्द लहर की तरह धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरायत करने लगी। लेकिन नहीं, वो यकीन नहीं कर सकती थी। ज़ाद सुल्तान कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो अपने बेटे की माँ को नहीं मार सकता था। वो 1 कदम मजीद पीछे हुई। रेलिंग के दहाने पर, हम उन बातों से निकल आए हैं ज़ियाद। मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ। कौन सी ज़िंदगी? मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी एक साथ जुड़ी है। या ये एक साथ चलेगी या ये एक साथ ख़त्म होगी। माला ने फिर से नफ़ी में सर हिलाया। उसके अब्रू अभी तक ताज्जुब और उलझन सा इकट्ठे थे। वो ये नहीं कर सकता था। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या करने आए हो? अगर वो अपने मुंह से भी कहता कि वो क्या करने आया था तो शायद वो यकीन न करती। मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता था मैंने कर लिया। तुम्हें बदर को मेरे साथ ढूंढना था, हमें एक फैमिली बनना था। लेकिन तुम बदर को ढूंढने के लिए उसी आदमी के पास चली गई। वो आंखों में बहुत सा दुख और तपिश लिए पूछ रहा था। माला की निगाहें उसके सीने पर लिपटे बाजुओं तक गईं। उसके हाथ में पिस्तौल था और उसके आगे साइलेंसर लगा था। उसने बेयकीनी से आंखें ज़ियाद के चेहरे तक उठाई। तुमने बदर को अगवा किया था? माहिर कहता था हमेशा कि बदर अपने बाप के पास है। वो वाहिद आदमी जिसको बदर के अगवा से फ़ायदा था वो ज़ियाद सुल्तान था। लेकिन वो तो उस वक्त जेल में था। या शायद कशमाला मुबीन कभी तस्लीम नहीं कर सकती थी कि उससे मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स इस हद तक जा सकता है। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, इस हद तक गया कि मुझे अपना ही बेटा खुद अगवा करना पड़ा, और उस आलियान ने सब कुछ खराब कर दिया। अगर वो ना करता तब भी तुम माहिर फरीद के पास चली जाती। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता था। तुमने बदर को अगवा किया था? माल ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। फिर वो सब क्या था? उसके ख्वाब, नया सरकार, वो कॉटन कैंडी मैन, क्या वो सब इल्यूशन था, नजर का धोखा? तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। तुम्हारा पसंदीदा मर्द हमेशा से वही था, कैफ माहिर। वो चौखट से टेक लगाए खड़ा मलामत से उसे देख रहा था। तुम क्या कर रहे हो ज़ियाद? माला की निगाहें उसके हाथों पे जम गई। बगल के करीब आधा छुपा पिस्तौल उसे दिखाई दे गया था। मैंने माहिर से वादा किया था कि उसकी ज़िंदगी मेरे हाथों ही ख़त्म होगी, और मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। उसकी आंखें ज़ियाद की आंखों तक उठीं। ज़ियाद की आंखों में पानी था, बेबसी, नफरत, रंज। वो अभी तक हैरान थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें उससे दूर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ ज़ियाद। उससे बेयकीनी से याद दिलाया था। ज़ियाद ने सर दाएं बाएं हिलाया। लेकिन माहिर से शादी करके तुम सिर्फ उसकी बीवी बन जाओगी। मैं तुम्हें खो दूंगा, इसलिए बेहतर नहीं है कि मैं तुम्हें अभी खो दूं। उसने सीने पे लिपटे बाजू खोल दिए। अब दायां हाथ सामने था, साइलेंसर लगा पिस्तौल। माला उस पिस्तौल को नहीं देख रही थी, उसी हैरत और बेयकीनी से ज़ियाद की आंखों में देख रही थी। तुम अपने बच्चे की माँ को मार दोगे? मैं माहिर फरीद की ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। तुम ये सब कुछ ठीक कर सकती थी। तुम अपने ही बच्चे की माँ को मार दोगे?
उसकी आवाज़ बुलंद हुई। ताज्जुब के साथ उसमें गुस्सा भी था। तुम्हारे पास चॉइस थी कशमाला। तुम, मैं और बदर, हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते थे, लेकिन तुमने उसको मेरे ऊपर चुना। तुम मुझे एक फ्रीजिंग कंटेनर में मरता हुआ छोड़ आए थे। तुम मुझे जहनी और जिस्मानी तौर पर अब्यूज कर चुके थे। तुमने और तुम्हारी माँ ने अपने जादुओं से मेरी जिंदगी उजाड़ के रख दी, मेरी माँ को मार दिया। कि अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहूंगी? मैंने जो भी किया मोहब्बत में किया। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है? नहीं जायज होता, कुछ भी जायज नहीं होता। वो भी उसी के अंदाज में जोर से चिल्लाई थी। आंसू कब उसकी आंखों से गिरने लगे उसे मालूम नहीं था। मुझे किसी भी चीज़ पे अफसोस नहीं है ज़ियाद। मैंने तुमसे तलाक ली, अपने बच्चे को पाला, और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने का सोचा। और अब तुम गन लेकर मेरे सामने आ गए हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें मुंतखब कर लूँ। वो जैसे हैरान थी, बेयकीन थी, सदमे में थी। ज़ियाद के चेहरे पर बहुत सी बेबसी उभरी। तुम अब भी चॉइस कर सकती हो। माला ने सर नफ़ी में दाएं बाएं हिलाया। मैं बेवकूफ़ भी हूँ और बहादुर भी। मैं कभी भी तुम्हें मुंतखब नहीं करूँगी। मैं अगली 7 जिंदगियों में भी माहिर को ही मुंतखब करूँगी, क्योंकि वो असल मर्द है, जैसे एक मर्द को होना चाहिए। तुमने ना मुझसे मोहब्बत की, ना मेरी इज्जत की, ना तुमने कभी मुझे अपनी फैमिली समझा। मैं सिर्फ एक ट्रॉफी थी तुम्हारे लिए। रहा माहिर, तो वो वाकई हमेशा से मेरा पसंदीदा मर्द ही था। कुछ तो था उसमें। उसकी बात अधूरी रह गई। ज़ियाद ने एकदम पिस्तौल वाला बाजू उस पर तान लिया। माला 2 कदम पीछे हुए बेख्तियार दोनों हाथ उठा दिए। ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ जो मैंने किया उस पर तुम्हें दुख है। आवाज़ टूट टूट के हलक से निकल रही थी और आंखें पिस्तौल पे जमी थी। वो मरना नहीं चाहती थी। तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम मुझे माहिर का होता हुआ नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर तुम मुझे मार दोगे तो बदर का क्या होगा? वो हमारा बेटा है, वो अकेला रह जाएगा। आंसू टिप टिप उसके चेहरे पे फिसल रहे थे और दोनों हाथ उठाए खड़ी थी। ज़ियाद का बाजू उसी तरह लंबा तना हुआ था और हाथ ट्रिगर पर था। तुम एक सीरियल किलर हो, आदि कातिल। तुम मुझे मार के बहुत आसानी से यहाँ से बच के निकल जाओगे, लेकिन बदर को तुम कभी अपने साथ नहीं रख सकोगे। वो अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। कोई भी बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। माँ छोड़ के चली जाए तो जिंदगी आधी खत्म हो जाती है। तुम मेरी और माही की नफरत में अपने बच्चे को उसकी माँ से महरूम कर दोगे। माला के हवा में उठे हाथ कपकपा रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चमकते हुए पिस्तौल की नाल उस पर जमी थी। ज़ियाद भीगी आंखों से उसे देखता पिस्तौल उस पर ताने हुए था। तुम अब भी चॉइस कर सकती हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मौत के खौफ से भी माला झूठ नहीं बोलेगी। तब तुम मुझे छोड़ दो, तब भी मैं तुम्हारा इंतखाब नहीं करूंगी। मैं और तुम कभी एक साथ नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो बदर अकेला रह जाएगा। तुम्हारी जिंदगी नापायदार है ज़ियाद। तुम एक मुल्क से दूसरे मुल्क भागते फिरते हो। तुम कभी भी एक बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकते। हमारा बच्चा यतीम खाने में पलेगा, क्या तुम यही चाहते हो? उसे लगा कि ज़ियाद का पहलू में गिरा दूसरा हाथ हल्का सा लर्जा है। बेख्तियार मुट्ठी भींच ले। उसकी हिम्मत बढ़ी। बदर का सोचो। तुम अपने बच्चे की जरा सी परवाह तो होगी, जिससे तुमने एक अब्यूज बचपन गुजारा। तुम्हें मारा गया, डांटा गया, बेइज्जत किया गया। वही सब बदर के साथ होगा। अगर वो किसी के यतीम खाने में बड़ा होगा, उसको मोहब्बत नहीं मिलेगी, और वो पहले ही ऑटिस्टिक है। आंसू गिरते जा रहे थे और वो गीली आवाज में तेज तेज बोलती जा रही थी। उसने पहली दफा अपने मुंह से इतराफ किया था कि वो ऑटिस्टिक है। मेरा बेटा बोल नहीं सकता, तुम्हारी और मेरी वजह से। उसने कभी मामा नहीं कहा। मैंने कभी उसके मुंह से अपना नाम नहीं सुना। ऐसे बच्चे को अगर हम दोनों छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा ज़ियाद? दोनों हाथ उठाए उसे महसूस हुआ कि उसकी हथेलियां कपकपा रही हैं। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, तुम्हारी जीत हो जाएगी, लेकिन हमारा बच्चा हार जाएगा। वो माँ के बगैर सरवाइव नहीं कर सकेगा। माँ के बगैर सरवाइव करना आसान नहीं होता। उसकी आवाज़ टूट गई थी। आंसू इतनी तेजी से उबल रहे थे कि लफ्ज़ बोले नहीं जा रहे थे। उसने ज़ियाद की आंख से आंसू निकलते देखा। अलबत्ता बाजू उसी तरह सीधा तना रहा और उंगली ट्रिगर पर। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कशमाला। ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया था। मैंने अपनी तरफ से दिल साफ कर लिया था। मैं तुमसे नफरत नहीं करती ज़ियाद। मैंने तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दिया था, और अब मैं अपनी ज़िंदगी बनाने जा रही हूँ। वो बाजू लंबा किए, ट्रिगर पे उंगली रखे, उसे सुर्ख भीगी आंखों से देखे गया। अगर अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें मेरी खुशी और मेरी हीलिंग का ख्याल होना चाहिए। तुम्हें यह देखना चाहिए कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ। हम मिल के अपने बच्चे को को पेरेंटिंग भी कर सकते हैं। तुम उस बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा रहोगे और एक तरह से मेरी ज़िंदगी का भी। चॉइस तुम्हारे पास है, लेकिन मुझे मारने का गिल्ट तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा। हर चीज़ तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगी। तुम जब जब बदर को देखोगे तुम्हें मेरा चेहरा और मेरे उठे हुए हाथ याद आएंगे। ज़ियाद, क्या तुम इतने बोझ के साथ ज़िंदगी गुजार सकोगे? वो रो रही थी। उसके उठे हुए हाथ कपकपा रहे थे। वो मरना नहीं चाहती थी। वो एक दफ़ा फिर ट्रैप थी।
उसे बिला आखिर जिंदगी जीनी थी। उसे जामनी बोगनवेल या पत्थर के खरगोशों वाले घर में उसे अपना खैमा लगाना था, अपने पसंदीदा मर्द के साथ। अब तो हर चीज ठीक होने जा रही थी, फिर वो क्यों ट्रैप हो चुकी थी? ज्यादा रास्ते में खड़ा था, सीढ़ियों के रास्ते में, जहां से गुजर के उसे बेकरी से बाहर भागना था। या अगर वो किसी तरह बिरबिल के ऑफिस में चली जाए तो उसकी बालकनी के दरवाजे से वो बाहर भाग सकती थी। उसे उस दरवाजे का कोड मालूम नहीं था। कोड तो सिर्फ बिरबिल को मालूम था। फिर ज्यादा अंदर कैसे आया? किसने गद्दारी की थी? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कशमाला। उसने ज़ैद की आंखों से आंसू गिरते हुए देखे। वो हरकत नहीं कर सकी, बस वो उसे देखे गई, भीगी आंखों और उठे हाथों के साथ। ज़ियाद, ऐसे मत करो। बदर अकेला रह जाएगा। बदर का क्या होगा? वो चंद लम्हे भीगी आंखों से उसे देखा गया। फिर आहिस्ता से उसने पिस्तौल वाला हाथ नीचे गिरा लिया। माला का सांस रुक गया। वो पलक तक नहीं झपक सकी। ज़ियाद ने पिस्तौल को अपनी बेल्ट के साथ अटकाया और जीनों की तरफ बढ़ गया। ठुक 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 उसके बोर्ड्स की चाप नीचे जाती दिखाई सुनाई दे रही थी। वो बर्फ का भीगा मुजस्मा बनी खड़ी थी। धीरे से हाथ पहलू में गिरे, रेलिंग से सर निकाल के झांका, बेयकीनी से, खौफ से। वो दरवाजा खोल रहा था। दरवाजे की घंटी से टकराने की आवाज आई। छनछनाहट फिजा में गूंजी, फिर दरवाजा बंद हुआ। ज़ियाद सुल्तान जा चुका था। वो उसकी जान बख्श चुका था। वो कितनी ही देर बेयकीनी से वहीं खड़ी रही। वो दुरुस्त थी। वो उसे कभी नहीं मार सकता था। माहिर गलत कहता था। जल्दी जल्दी उसने हथेलियों से आंसू साफ किए। बॉक्स उसे भूल चुका था। मोबाइल निकाल के देखा, सिग्नल नहीं थे। शायद ज़ियाद ने कोई जैमर लगाया था। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। कदमों में जान नहीं थी, ऐसा लगता था वो उसकी जान निकाल कर ले गया है। बदिक्कत रेलिंग का सहारा लिया। उसे माहिर के पास जाना था, वो उसे बचा लेगा। वो उसके करीब होगी तो ज़्यादा उसे कुछ नहीं कर सकेगा। वो डगमगाते कदमों से जीने उतरने लगी। 1 2 3। दरवाज़ा करीब था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो जा चुका है। वो उसकी जान बख्श चुका था। क्या दुरुस्त और क्या गलत, सब कुछ आपस में गड़बड़ हो रहे थे। लेकिन वो ट्रैप्ड थी। वो उस बेकरी के अंदर एक दफ़ा फिर ट्रैप थी। वो फ्रीजिंग कंटेनर में थी और उसे बाहर निकलना था। उसे बुक शेल्फ गिरा के बाहर निकलना था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। कपकपाते हाथों से डोर नॉब खोला। दरवाज़ा घंटी से टकराया। वो सोगवार से झंझनाहट फिर से गूंजी। ठंडी हवा का थपेड़ा उसके चेहरे से टकराया। माला ने भी जान कदम बाहर निकाले। दरवाज़ा पीछे को आया और बंद हो गया। वो चौखट में ठंड में खड़ी थी। पलके झपका के बाहर देखा। बारिश तेज बरस रही थी, कदरे सड़क पर गिर रहे थे। ये कब शुरू हुई उसे अंदर आवाज नहीं आई थी। चंद गाड़ियां तेजी से सामने से गुजर रही थीं। ज़ियाद वहां कहीं भी नहीं था। वो जा चुका था। वो उसकी जान बख्श के जा चुका था। मगर माहिर कहाँ था? वो जानती थी वो आएगा। वो उसी सिमत में देख रही थी। उसे हमेशा पहले से मालूम हो जाता था, आज भी हो गया था। शीशे के दरवाजे के सामने खड़ी टोपी पहने खड़ी लड़की ने देखा। वो सामने पार्क में माहिर की स्याह कार तेजी से रुकती दिखाई दी थी। सड़क के पार वो दरवाजा खोल के बाहर निकला। बिना कोट के सफेद शर्ट पहने उसने बेकरी को देखा। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और बाल बिखरे हुए थे। माला पे निगाह पड़ी तो जैसे सकून का सांस होंठों से खारिज हुआ। उसे माहिर के हिलते हुए होंठ देखे। आंसू फिर से आंखों से टपकने लगे। वो उसका नाम ले रहा था। अब वो उसकी जानिब बढ़ रहा था। बेकरी गली के कॉर्नर पर थी। 3 सड़कें वहां 3 तरफ से निकलती थीं। बाईं तरफ से माहिर उसकी तरफ आ रहा था। और तब कशमाला ने देखा। एक लम्हे के लिए सामने सीध में एक नीली जीप खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स रोशन थी। उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा स्याह टोपी वाला ज़ियाद सुल्तान दिखाई दिया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे। माला के आंसू थम गए। आंखें पलक झपकना भूल गई। वो शीशे के दरवाजे के सामने खड़ी थी, बिल्कुल साकित बर्फ के मुजस्मे की तरह। बस एक लम्हे की बात थी। एक लम्हा लगता है हर चीज पलटने में। उसने तेज हेडलाइट्स देखी। उसने तेजी से जीप को अपनी तरफ बढ़ते देखा, इतनी तेजी से कि वो हिल नहीं सकी। और उसने दूर कहीं से माहिर को पुकारते सुना। नीली जीप किसी तूफान की तरह उस सिमत में आई थी। कशमाला ने दोनों बाजू चेहरे के आगे कर लिए। अगले ही लम्हे वो जीप उसी रोंदती हुई बेकरी के अंदर दाखिल हो गई। छनाके से बहुत से शीशे टूटे। जामनी घंटी जोर से फर्श पर आ गिरी। हर तरफ किरचियां थीं, चीखें थीं और बहुत सा खून। बस एक कार क्रैश। माहिर ने कार बेकरी से दूर सड़क के किनारे खड़ी की थी। आगे पार्किंग नहीं थी और इस वक्त उसे कार उठाए जाने की परवाह नहीं थी। वो तेजी से ड्राइविंग डोर से बाहर निकला। निगाह बेकरी के दरवाजे तक गई। रिश्ती बारिश और गीली सड़क के पार वो देख सकता था। माला दरवाजे पे खड़ी थी, टोपी पहने, सफेद स्वेटर और भूरे स्कर्ट वाली लड़की। उसका चेहरा आंसुओं से तर गुलाबी हो रहा था। उसकी निगाहें भी वहीं उठी थी। माहिर को देख के आंसू तेज हो गए थे। वो ठीक थी, उसके सामने खड़ी थी, बस चंद फीट के फासले पे।
और वो रो रही थी। उसको देख के लगा कि जैसे उसकी सारी जिंदगी मुकम्मल थी। एक सकून का सांस उसके होंठों से खारिज हुआ। उसने माला के हिलते होंठ देखे। बिना आवाज को उसने पुकारा था, माहिर। वो रो रही थी और वो जैसे थक चुकी थी। उसे लगा अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा तो वहीं खड़े खड़े निढाल सी गिर जाएगी। उसने दरवाजा बंद किया और तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। आसमान से बरसता पानी उसके बालों और सफेद शर्ट को लम्हों में भिगो गया। अभी उसने 4 कदम बढ़ाए ही थे कि उसे एक लम्हे में कुछ हुआ। एक तेजी से आती नीली जीप उसे सिर्फ कनखियों से झलक दिखाई दी। एक लम्हा, एक लम्हा कुछ नहीं होता, और एक लम्हा बहुत कुछ होता है। माहिर ने अगला कदम बढ़ाया भी नहीं था जब किसी बेमुहार हाथी की तरह वो देवहिकल जीप फुल स्पीड से माला तक आई। उस एक लम्हे में उसने सिर्फ माला का चेहरा देखा जो अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। बस उसके जिस्म ने रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर दोनों बाजू चेहरे के आगे कर लिए थे। वो चिल्ला भी नहीं सका। एक चीख थी जो हलक में घुट गई थी। वो सड़क के वस्त में था। कदम जंजीर हो चुके थे और शीशों के टूटने का धमाका हर चीज पे भारी था। उसने जीप को शीशे के दरवाजे में घुसते देखा, ऐसे कि दरवाजा छनाके से टूट गया। उसने जीप के खोलते हुए एयरबैग्स देखे। उसने अपने कदमों को तेजी से बैटरी के टूटे मलबे की तरफ भागते देखा। किरचियां, लकड़ी के टुकड़े, चीखों की आवाज। वो दौड़ती हुई बेकरी के खुले दहाने से अंदर आया। गर्दन दाएं बाएं मोड़ी। हर तरफ धुआं था जो शायद जीप के इंजन से निकल रहा था। वो वहीं रुकी खड़ी थी। टूटी हुई घंटी उसके पैर से टकराई। वो लड़खड़ा के गिरा, घुटने जमीन पर लगे और दोनों हाथ भी। बहुत सी किरचियां जल्द में पेवस्त होती महसूस हुई, लेकिन उसका जिस्म भी वैसे ही चलता जैसे जहन। उसे लगा वो दोबारा उठ नहीं सकेगा, लेकिन उसे उठना था। उसे उसको ढूंढना था, सफेद स्वेटर भूरे स्कर्ट वाली लड़की को। वो हथेलियों से जमीन पर जोर दिए हुए खड़ा हुआ। किरचियां हाथों में पेवस्त हुई, खून बहने लगा। वो लंगड़ाता हुआ चंद कदम आगे आया और वहीं वो उसे नजर आ गई। वो सर के बल जमीन पे गिरी थी। माहिर के हलक में दबी चीख दोबारा नहीं निकल सकी। वो उसी तरह बेयकीनी से हैरत से कदम कदम चलता उसके करीब आया, फिर घुटनों के बल वहीं बैठता चला गया। वो पलक नहीं झपक रहा था। हैरान शल निगाहें उसके वजूद पे जमी थी। वो सर के बल गिरी थी। टोपी कहीं दूर जा गिरी थी। सफेद स्वेटर के वस्त में बहुत सा खून था और एक टूटा शीशे का टुकड़ा जो उसकी गर्दन में लगा था। उसके बायस वो थोड़ी सीधी नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे सांस लेती वो छत को देख रही थी। माहिर ने उन्हीं शल नजरों से उसे देखा। वो घुटनों के बल उसके सर के करीब बैठा। उसका जिस्म कुछ भी करने से इनकारी था। न हाथ हिल रहे थे, न हलक से आवाज निकल रही थी। वो देख सकता था कि उस लड़की के सर के पीछे से खून निकलकर इर्द गिर्द एक तालाब बना रहा है। खून कहाँ कहाँ से निकल रहा था। वो कहाँ कहाँ हाथ रखकर उसका बहाव रोक सकता था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहन बिल्कुल सुन्न था और हाथ उठने से इनकारी थे। वो सब्ज आंखें छत पे जमी थी। पलकें झपकाती उसकी सांस से खुर्राहट की आवाज आ रही थी। होंठ बार बार कपकपाते थे। उसने निगाहें धीरे से मोड़ी थी। साकित सा माहिर फरीद घुटनों के बल उसके साथ बैठा था। सफेद शर्ट और हाथों पे खून था और वो किसी बर्फ के मुजस्मे की तरह उसे देख रहा था। उसकी सब्ज आंखों में पानी भर रहा था। उसने बदिक्कत होंठ हिलाए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। बस आंख में पानी जमा होता गया। एक आंसू आंख से निकलकर कनपट्टी से लुढ़कता बालों से रिश्ते खून में गुम हो गया। उस आंसू में बहुत कुछ था। वो 3 बहन भाई एक फरबह औरत के साथ लगे खड़े थे और वो आदमी पासपोर्ट और बैग लिए एयरपोर्ट पे आगे बढ़ रहा था। उसका बाप उसे छोड़ के रिस्क की तलाश में सऊदी अरब चला गया था और फिर वो इस फैमिली का बाप बन गई थी। वो तेजी से कार ड्राइव कर रही थी, ओशन में आगे लगी थी और उससे अपनी कीमती चीजों के लिए ओशन पहुंचना था जब सामने एक आदमी बोनट से टकराया था। वो मरी हुई फाख्तों उसके हाथों में थी और वो नाखूनों से मिट्टी खोद रही थी। वो तीनों एक ही रजाई में माँ के साथ बैठे थे। दरमियान में मूंगफली रखी थी। उसने जुराबें नहीं पहन रखी थी और पैर ठंडे थे और माही के पैर गर्म। माँ करवट के बल सोई थी। वो सुबह उठ के उनकी तरफ आई थी। उनका चेहरा सफेद था। वो जा चुकी थी। उसने बुक शेल्फ उस आदमी पर जोर से धकेला था। वो उसके सर पर टूटा था। हर तरफ लकड़ी के टुकड़े थे। वो नाखूनों से मिट्टी खोद रही थी। उंगलियां गर्दारूद हो चुकी थीं। ठंडी फाख तक उसने गड्ढे में डाल दिया था और अब वो उसके ऊपर मिट्टी डाल रही थी। बिलाखिर वो ट्रैप्ड नहीं थी। बिलाखिर फाख्ता आजाद थे। उसने माला की आंख से लुढ़कता आंसू बालों में गुम होते देखा। बहुत सी आवाजें पस मंजर में आ रही थीं। पुलिस के सायरन जो उसकी इत्तला पे एम्बुलेंस से पहले आए थे, कहीं बिरबल की आवाज भी थी। लोग चीख रहे थे, दौड़ते कदम अंदर आ रहे थे और वो उसी तरह बैठा था, शल, बेयकीन, उलझन भरा चेहरा लिए उसे देख रहा था। फॉरेनर, फीमेल, अर्ली 30s, कार क्रैश। पैरामेडिक पुलिस वाली को इत्तला दे रही थी। 2 लोग कशमाला के ऊपर झुके थे। वो उसे स्ट्रेचर पर डाल रहे थे। किसी ने गर्दन में पेवस्त शीशे का बड़ा सा टुकड़ा खींच निकाला था।
खून का फवारा माहिर के ऊपर आया था, उसके चेहरे पर, शर्ट पर। क्या वो जिंदा है? एक पुलिस एहलकार ऊंची आवाज में पूछ रहा था। पैरामेडिक ने हाथ से उसकी नब्ज को छुआ। एक दो, उसने हर नब्ज को छुआ, फिर चेहरा उठाकर नफी में सर हिलाया। नहीं, वो मर चुकी है। फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी। टाइम ऑफ डेथ 1:40। अब वो उसके खून आलूदा वजूद को उठा के स्ट्रेचर पर डाल रहे थे। मुझे एक बॉडी बैग चाहिए, पैरामेडिक उसी तरह चिल्ला के हिदायत दे रही थी, और वो घुटनों के बल बैठा उन्हीं शल नजरों से उन सबको देख रहा था। उसकी शर्ट पानी और खून से भीगी थी। किसी ने उसके कंधों पर कुछ डाला था, गरम कंबल या शायद कोट। लेकिन सर्दी, पानी, हर चीज का एहसास खत्म हो चुका था। उठो माहिर। कोई उसको बाजू से पकड़ कर उठा रहा था। बहुत सा शोर था, आवाजें, एम्बुलेंस के सायरन। उसने शर्मसार सा चेहरा उठाकर उस शख्स को देखा। घुंघराले बालों वाला, गर्दन में चेन पहने, कान में बाली वाला नौजवान साथ ही कुछ कह रहा था। हम इसके साथ हॉस्पिटल जाएंगे, पीछे से किसी ने पुकारा था। वो मर चुकी है, लेकिन डेड बॉडी की तस्दीक के लिए आपको हमारे साथ चलना। उठो माहिर। उसने खुद को खड़े होते देखा। पिंडलियों में भी बहुत सी किरचियां चुभी थी। कोट कंधों से फिसल के नीचे गिर गया। किसी और ने उसका कोट फिर से दुरुस्त किया था। वो अजनबी नजरों से इन सबको देख रहा था। कुछ भी जहन में रजिस्टर नहीं हो रहा था। फर्श पर खून था। पुलिस वाले घुटनों के बल झुके तस्वीरें ले रहे थे। जगह जगह नंबर्स लगा रहे थे, नंबर्स जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो उसके वजूद को बॉडी बैग में डाल रहे थे। फिर किसी ने जोर से जिप खींची। स्याह बैग की जिप पैरों से बंद करना शुरू की। माहिर की निगाहें जिप पे ठहर गई। जिप ऊपर आती गई, यहां तक कि उसके चेहरे के ऊपर से बैग बंद करती कोने तक चली गई। भूरे बालों की एक लट जिप में फंस गई थी, जो बैग से बाहर निकल रही थी। वो उसको देखे गया। बैग स्ट्रेचर पर डाले वो उसे धकेल रहे थे। वो बालों के उस फंसे हुए टुकड़े को देख रहा था, जिससे खून के कतरे टपक रहे थे। हर चीज स्लो मोशन में हो रही थी, किसी गूंगी फिल्म की तरह। एक धुन सी थी जो माहिर की आंखों के आगे छाई थी। हर तरफ धुआं था। वो धुआं छटा तो उसने सर झुका के खुद को देखा। वो एक सर्द कॉरिडोर में बेंच पर बैठा था। दोनों हाथ पर बैंडेज बंधे थे। आस्तीनों से लगता था उसने कोट पहन रखा है। उसने चेहरा उठाकर दाएं बाएं देखा। कॉरिडोर में बहुत से लोग थे, दीवारों से टेक लगाए बेंच पर बैठे, दाएं बाएं टहलते। वो उनमें से किसी का चेहरा नहीं पहचानता था। शायद वो उनमें से सबको पहचानता था। एक दीवार से घुंघराले पोनी वाले नौजवान टेक लगाए चेहरा हाथों में गिराए खड़ा था। बार बार नफी में सर हिलाता। फिर दूर से कोई आता दिखाई दिया। कदमों की चाप। माहिर ने उस तरफ नहीं देखा, वो सामने दिखता रहा। एक एहलकार चलता उसके करीब आया। घुंघराली पोनी वाली नौजवान आगे बढ़ा, एहलकार को बाजू से थमा और एक तरफ ले गया। वो उसी तरह शल सामने देखे गया। समातों में आवाजें गूंज रही थीं। मुझे बताएं, उससे बात मत करें, वो शौक में है। आवाज कदमों के चाप के साथ दूर जा रही थी। प्लास्टिक के पैकेट की खड़खड़ाहट की आवाज आई। ये विक्टिम के पर्सनल अफेक्ट्स हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं। बिरबिल ने पैकेट थामा। उसमें कुछ चीजें दिखाई दे रही थीं। क्रॉस बॉडी बैग, टूटा हुआ फोन और एक फाख्ता वाला लॉकेट। थैंक यू। किसी ने जोर से बिरबिल के हाथ से वो पैकेट खींचा। उसने चौंक के देखा। जारा पुलिस वाले को शुक्रिया कहती तेजी से पैकेट की जिप लॉक खोल रही थी। मुट्ठी अंदर डाली, नोच के फाख्ता वाला लॉकेट निकाला, पैकेट बंद किया और उसे बिरबिल के हाथों में थमाया। वो उन्हीं नजरों से उसे देखा गया तो जारा ने कंधे उचकाए। जो मेरा है वो मेरा रहेगा। तू चली जा यहां से, इससे पहले कि मैं माहिर को बता दूं कि तुमने क्या किया है। उसकी दबी दबी गुस्से वाली आवाज उस शल बैठे मुजस्मे को कहीं न कहीं सुनाई दे रही थी। मैंने क्या किया है? ये एक एक्सीडेंट था। मेरे कमरे का पासपोर्ट सिर्फ फैमिली को मालूम था, तुम्हें मालूम था। और माला ने किस डिजाइनर को ड्रेस दिया था वो भी तुम्हें मालूम था। तुमने उसके पैकेज की डिलीवरी चेंज करवाई थी। ओ प्लीज, तुम्हें लगता है ज़िया सुल्तान जैसे माहिर सीरियल किलर को मेरी मदद की जरूरत होगी और वो चीजें खुद से नहीं कर सकेगा? एग्जैक्टली उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी जारा। वो सिर्फ तुम्हें इस खून में शरीक करना चाहता था। प्लीज लीव। मक्खियों की भिन भिनाहट जैसी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वो कंधों पर कंबल डाले, गीले बालों और खून आलूद शर्ट के साथ बेंच पर बैठा सामने देख रहा था। फिर उसने हील्स की आवाज सुनी। लॉन्ग बूट्स वाली टांगे करीब आईं। उसके साथ बेंच पर वो बैठी। उसका परफ्यूम फिजा को मुअत्तर कर गया। वो उसके घुटने पर हाथ रख के कह रही थी, माहिर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम सो सॉरी जो भी हुआ, मैं फिर आऊंगी। जारा नरमी से कुछ कह रही थी। हाथ उसके घुटने पर था जहां किरचियां चुभी थीं। उसे बिलाखिर दर्द महसूस होने लगा, मगर वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। फिर लॉन्ग बूट्स उठ खड़े हुए। उनकी दूर जाती चाप सुनाई देने लगी। दुरुस्त दूसरी तरफ से कोई और उसके करीब आके बैठा था। स्लीवलेस जैकेट और मूछों वाला आदमी। क्या वो उसे पहचानता था? तुम दुरुस्त थे।
ضیاء سلطان نے اسائنمنٹ اپنی قید کے دوران ہی مکمل کر لی تھی۔ جن دنوں بدر کو قلاتا ٹاور میں کینڈی مین ملا تھا ان دنوں ضیاء سلطان استنبول میں ہی تھا۔ بدر کو اغوا کرنے کے بعد وہ حکومتی معاہدے کے مطابق جیل واپس چلا گیا۔ ایسی ڈیلز حکومتیں وقت پہ ظاہر نہیں کرتی۔ جب اس کی رہائی کا وقت آن پہنچا تو اس نے ظاہر کیا کہ وہ اب اسائنمنٹ کرنے لگا ہے، حالانکہ ہر چیز وہ وقت سے پہلے کر چکا تھا۔ اس نوجوان جادوگر نے ہمیں بدراہ کیا اور ہم غلط سمت میں چل پڑے۔ اگر ہم سارا فوکس تمہاری حفاظت پہ نہ لگاتے تو شاید ہم مالا کو بچا لیتے۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ماہر نے خود کو کہتے سنا۔ بھوری آنکھیں سامنے دیوار پہ جمی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس آدمی کا بھاری ہاتھ اس کے کندھے کو تھپک رہا ہے۔ جیپ سے بیکری پہ چڑھائی کرنے کے بعد CCTV فوٹیج کے مطابق اس کی کار کے ایئر بیگز کھل گئے تھے، جن کے باعث وہ زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا۔ چند لوگوں نے اسے کار سے نکل کر پچھلی گلی کی جانب بھاگتے دیکھا تھا۔ اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ اتنا زخمی نہیں تھا کہ بھاگ نہ سکتا۔ تب سے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کی کار سے صرف ایک جیمر ملا ہے، جس کی وجہ سے مالا وقت پر کسی کو کال نہیں کر سکی تھی۔ کار رینٹل تھی، اس نے جعلی شناخت استعمال کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ہر دفعہ کی طرح ضیاء سلطان پھر سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ دھند پھر سے چھانے لگی، کسی سلو موشن بنا آواز کی فلم کی طرح۔ دنیا پھر سے گونگی ہو گئی۔ دور کہیں ایک اور عمارت میں ویل چیئر پر بیٹھا بوڑھا شخص اینک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا۔ عمار تیزی سے بھاگتا اس کے قریب آیا۔ ہاتھ میں فون تھا جس پہ کال جاری تھی۔ عبد المالک فرید نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ دھیرے سے اینک اتاری، وہ پلک تک نہ جھپک سکے۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان رک رک کے بتا رہا تھا۔ اینک ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، گود میں جا گری، کتاب بند کر دی۔ ہاتھ سے پیشانی کو چھوتے ہوئے آنکھیں بند کر کے چہرہ جھکا دیا۔ پلکیں بھیگ گئی۔ عمار پنجوں کے بل سامنے بیٹھا بکھلائے ہوئے انداز میں تفصیلات بتا رہا تھا۔ تب انہوں نے چہرہ اٹھایا، کریلے کے خول جیسا جھریوں والا چہرہ۔ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے خود کو کہتے سنا۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ ماہر نے پلکیں جھپکائیں۔ اب کہ وہ چھٹی تو سامنے دور تک پھیلا سبزہ زار تھا، گھاس پر بنی اونچی نیچے قبریں، اور وہ ایک کے سامنے کھڑا تھا۔ اس پہ کچی مٹی تھی اور تازہ جامنی پھول رکھے تھے، جامنی پھول اور سبز پتے۔ وہ گرے سوٹ پہ ملبوس تھا، بال جیل سے پیچھے سمیٹتے تھے۔ چہرہ پہلے سے کمزور اور بے رونق تھا اور آنکھیں اس کے کتبے پہ لگی تھیں۔ اس کے پیچھے لوگ موڑ موڑ کر واپس جا رہے تھے۔ ایک طرف گھنگھلیالے بالوں والی لڑکی ایک بچے کا ہاتھ پکڑے وہاں سے پلٹ رہی تھی۔ ایک بوڑھی ملازمہ ان کے ساتھ تھی۔ ایک ویل چیئر پر بیٹھا بوڑھا آدمی قبر سے رخ مڑے درختوں کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کا سوٹ میں ملبوس ملازم اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ماہر ان سب کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ صرف ہاتھ باندھے کھڑا اس قبر کے خطبے کو دیکھ رہا تھا۔ اس پر لکھا نام، اس پر درج تاریخ، ٹائم آف ڈیتھ 1:40۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا ہے۔ ماہر فرید نے چہرہ اس طرف موڑا۔ وہ گرے بھاری کوٹ والی لڑکی تھی، چھوٹے بوب کٹ بال، رو رو کے متورم آنکھیں اور سرخوتی ناک، گرم اسکارف چہرے اور گردن کے گرد لپیٹے۔ وہ قبر کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بہت سی ملامت لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو میری بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا، آپ کو اسے بچانا چاہیے تھا۔ آپ نے اس کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ انہی بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ماہی۔ لڑکی نے گیلی سانس ناک سے کھینچی، نفی میں سر ہلایا۔ اس نے آپ کی زندگی پیچیدہ نہیں بنائی تھی، آپ نے اس کی زندگی پیچیدہ بنا دی۔ آپ کی ضد میں زیاد نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میری بہن کا مجرم صرف اور صرف ماہر فرید ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اسے دیکھے گیا۔ وہ اب گیلی بلند آواز سے کہہ رہی تھی، میں بدر کو یہاں نہیں رہنے دوں گی، میں اس کو واپس لے کر جاؤں گی۔ مولا نے مجھے اس کا گارجین مقرر کیا تھا، وہ میرے ساتھ رہے گا، اس نے خود کو کہتے سنا۔ اس کی آواز کسی پتھر کی طرح سخت تھی۔ وہ لڑکی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں دنیا کی ہر عدالت میں جاؤں گی اور میں اپنے بچے کو اس کی فیملی کے پاس واپس لے کر جاؤں گی۔ آپ مالا کے کچھ نہیں لگتے، آپ کو اس بچے پر کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ہمارا بچہ ہے، وہ میرے بچوں کے ساتھ بڑا ہوگا۔ وہ چلا رہی تھی۔ ماہر چند لمحے اسے اسی طرح دیکھے گیا، پھر چہرہ واپس قبر کی طرف موڑ لیا۔ میں بدر کو نہیں دوں گا۔ وہ ابھی تک غصے سے کچھ کہہ رہی تھی، پھر وہ پلٹ گئی۔ تب اس نے گھاس پہ بے چاپ قدموں کی آواز سنی۔ ہر آواز اب بہت بڑی ہو کے سنائی دیتی تھی۔ لمبے گھنگریالے بالوں اور بے نور آنکھوں والی لڑکی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ بدر کو ساتھ لے جائے گی؟ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ کیونکہ وہ غصے میں ہے۔ وہ قبر کے کتبے کو دیکھ رہا تھا، اس پر مالا کے نام کے اوپر ایک فاختہ بنی تھی۔ غصے میں؟ گریف کے 5 اسٹیجز ہوتے ہیں: انکار، غصہ، سودا، ڈپریشن اور قبولیت۔ وہ دوسرے اسٹیج پر ہے۔ قبرستان میں خاموشی چھا گئی۔ دور کہیں پرندوں کا کوئی اداس غول اڑ رہا تھا۔
میں سمجھی تھی بدر اور میں ساتھ بڑے ہوں گے کیونکہ آپ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے. آئی ایم سوری ماہر بھائی, میں اپنے اشارے کو غلط سمجھی تھی. ماہر نے نفی میں سر ہلایا. کوئی مستقبل نہیں جانتا ہلال. دھند پھر سے چھانے لگی, یہاں تک کہ وہ قبرستان کے سارے درختوں اور قبروں کے کتبوں کے اوپر کسی کمبل کی طرح بیٹھ گئی. اس نے پلکیں جھپکائیں. دھند چھٹ گئی. وہ تیز قدموں سے ایک راہداری میں چل رہا تھا. امار اس کے ساتھ تھا. وہ ایک پرانا ویئر ہاؤس تھا جس کے دروازے کے قریب رک کر امار اس کی جانب پلٹا تھا. سوٹ میں ملبوس پتھریلے چہرے والے ماہر فرید کو دیکھ کر امار نے گہری سانس لی. یہ مالک صاحب کا حکم تھا. جب تک وہ زندہ ہے میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتا. اس نے جیسے ماہر کو متنبع کیا تھا. ماہر نے ابرو اٹھایا. دروازہ کھولو. امار نے ڈور نوب گھمایا اور دروازہ کھولا. سامنے ایک کمرہ تھا, بہت بڑا نہیں. سرمئی دیواریں, کاٹ کباڑ. ایک ویل چیئر کمرے کے وسط میں رکھی تھی. 3 باوردی مسلح افراد دائیں بائیں کھڑے تھے. ویل چیئر پر عبد المالک فرید بیٹھے تھے. ان کا رخ سامنے کی جانب تھا. ماہر نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا. مالک فرید سے چند فٹ کے فاصلے پر گھٹنوں کے بل ایک آدمی بیٹھا تھا. اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے اور شاید پیر بھی. اس کے منہ پر ٹیپ تھی اور وہ سر جھکائے ہوئے تھا. ماہر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا. وہ قدم قدم چلتا عبد المالک فرید کے ساتھ والی کرسی تک آ گیا. سوالیہ نظروں سے پہلے ان کو دیکھا, پھر سامنے بندھے ہوئے بے بس آدمی کو. نظریں اس کی ٹانگ تک گئیں. اس پر پٹی تھی, شاید اس کا زخم بھر گیا تھا. آہٹ پر اس نے چہرہ اٹھایا. نگاہیں ماہر سے ملی. ان آنکھوں میں بہت کچھ تھا. بیٹھو ماہر. عبد المالک فرید نے سپاٹ چہرے سے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا. وہ چپ چاپ وہاں بیٹھا, ٹانگ پہ ٹانگ جما لی. اس کے بوٹ مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے. مالا کی جان لینے کے بعد یہ اسی بار میں بیٹھا تھا جہاں سے ہم نے اس کو پہلے ڈھونڈا تھا. نہ بھی ہوتا تو میں اس کو اس شہر میں سے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالتا. اب ضیاء سلطان کو دیکھتے ہوئے عبد المالک فرید کا لہجہ برف جیسا نہیں رہا تھا. اس میں تپش تھی, غصہ تھا, انگارے تھے. ماہر اسی سپاٹ چہرے کے ساتھ اس آدمی کو دیکھے گیا. زخمی, بے بس, بندھے ہوئے ہاتھ پیر. وہ نفی میں چہرہ ہلا رہا تھا. اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. ایک آدمی نے چھپ کے اس کے منہ سے ڈکٹ ٹیپ کھینچی. شرپ کی آواز آئی اور اس کے ہونٹ چھیلتی ہوئی الگ ہوئی. میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا. آئی ایم سوری, میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ نفی میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے اسے چھوڑ دیا تھا. میں نے اس کی جان بخش دی تھی. میں واپس جا رہا تھا. پھر میں نے تمہیں دیکھا. بھیگی آنکھیں پتھر ہوئی آنکھوں سے جا ملی. ماہر اسی طرح ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا رہا. چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا. میں نے دیکھا وہ کس طرح تمہیں دیکھ رہی تھی. تم اس کے لیے سب کچھ تھے, اس کی سیف پلیس, ہر چیز. پتہ نہیں پھر مجھ سے کیسے وہ سب ہو گیا. مجھے معاف کر دو, میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا. عبد المالک فرید نے گود میں رکھا ایک پستول اٹھایا جس کے آگے سیلنسر لگا تھا اور ماہر کی طرف بڑھایا. اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت ہی ہر چیز کہنے کو تیار ہوگا. وہ ماہر کو دیکھ رہے تھے. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو مار دو. اس کے نہ ہونے سے یہ دنیا ایک بہتر جگہ ہوگی, لیکن نہیں, تم نے میری بات نہیں سنی. ان کی آواز کپ کپائی تھی, غصے سے, صدمے سے. پستول والا ہاتھ بڑھا ہوا تھا. لیکن اب یہ تمہارے سامنے ہے, جان کے بدلے جان. اب اس کو چھوڑو گے تو یہ واپس وہی کرے گا جو اس نے کیا. ضیاء سلطان زور زور سے نفی میں سر ہلا رہا تھا. پلیز, میں نے خود سے نہیں کیا. مجھ سے ہو گیا. مجھے نہیں معلوم کیسے ہو گیا. تم لوگ مجھے نہیں مار سکتے. بدر اکیلا رہ جائے گا. ماہر نے مالک فرید کی بڑھی ہوئی ہتھیلی دیکھی. چمکتے پستول پر سائلنسر لگا. پھر نگاہ اٹھا کر ضیاء سلطان کو دیکھا, پھر واپس پستول کو. میں بدر کا باپ ہوں. تم مجھے قتل کر کے میرے بچے کو کیسے فیس کرو گے؟ وہ سر دائیں بائیں مارتا روتے ہوئے کہہ رہا تھا. ماہر نے نظریں اس کے چہرے تک اٹھائیں. اور میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مالک کہ میں قاتل نہیں ہوں. میں اس کو نہیں ماروں گا. پھر اس نے گہری سانس لی. اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دو. یہ ہر جیل کو توڑ کر باہر نکل جائے گا. ان کے لہجے میں ملامت تھی. یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو. قابیل کی طرح یہ اس گناہ کا بوجھ اپنے بازو پر کسی نشان کی صورت لیے دنیا میں مارا مارا پھرے گا. اس کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. ماہر فرید نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور اٹھ کھڑا ہوا. اس کو زندہ رہنے دو مالک. اس کی زندگی اس کی سب سے بڑی سزا ہوگی. عبد المالک فرید نے اس بات میں سر ہلایا. اوکے. پستول والا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اگلے ہی لمحے کلک 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 انہوں نے ضیاء سلطان کے سر پر پستول تانا اور 3 دفعہ ٹریگر دبایا. 3 گولیاں اس کی گردن, ماتھے اور آنکھوں کے بیچ سوراخ کر دی گئیں. اس کی آوازیں ختم ہو گئیں. وہ سر کے بل پیچھے کو جا گرا. خون کا ایک فوارہ سا اٹھا اور ماہر کے جوتے پہ آ گرا. عبد المالک فرید نے رومال سے پستل صاف کیا. پھر چہرہ اٹھا کر انہیں ملامتی نظروں سے اسے دیکھا جو اپنے جوتے پر لگے خون کو دیکھ رہا تھا. یہ اتنا آسان تھا ماہر. ماہر نے کوٹ کی فرنٹ پاکٹ سے رومال نکالا, جو کہ جوتے پر لگے چھینٹے صاف کیے, اچھی طرح رگڑے یہاں تک کہ وہ پھر سے چمکنے لگا. رومال کی تہیں لگائیں, اسے ضیاء کی لاش پر اچھال دیا اور پلٹ گیا.
उसका चेहरा उसी तरह सपाट और बेतासुर था। कमरे में मौजूद अफराद तेजी से एक बॉडी बैग ला रहे थे। फर्श पर प्लास्टिक शीट पहले ही बिछी थी। हर चीज की तैयारी मुकम्मल थी। अम्मार मालिक फरीद की व्हीलचेयर पीछे कर रहा था और जमीन पर कनपटी के बल गिरे ज़िया सुल्तान की आंखें खुली थी। खून का तालाब उसके सर के बालों से निकलकर प्लास्टिक शीट को भिगो रहा था। धुंध फिर से हर चीज पे छा गई। सुर्ख गदली धुंध। हर शय एक दफा फिर से बेमायनी हो गई और दुनिया सर्द। धुंध एक दफा फिर से छाने लगी थी। धुंध छठी तो वो एक चौखट पे खड़ा था। दरवाजा खुला था। अंदर तवील स्टडी थी जिसकी ऊंची खिड़कियां थीं। खिड़कियों के पार से बागीचा दिखाई देता था। लंबा काउच खाली रखा था उसका मुंतजर। माहिर फरीद ने स्टडी टेबल की तरफ देखा। उसके पीछे कुर्सी पर बैठी यास्मीन उसे देखकर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत सा अफसोस और मलाल था। वो मेज के पीछे से निकली। नीली शफाफ आंखें अभी तक माहिर पे जमी थी। फिर धीरे से बाजू लंबा करके काउच की तरफ इशारा किया। बैठो माहिर। वो कदम कदम चलता उस लंबे काउच तक आया। उस पर बैठा। काउच के लेदर से चटकने की आवाज आई। वो घुटनों पर कोहनियां रखे सर झुकाए वहीं बैठा रहा, खामोश, उसी धुन में लिपटा जो आजकल हर चीज पे छाई थी। यास्मीन उसी खामोशी से कुर्सी पे टांग पर टांग जमाए नोटबुक हाथ में लिए बैठी रही। कितनी ही देर वो उसकी खामोशी को सुने गई। वो उसके पास आ गया था, यही बहुत बड़ी बात थी। कभी न कभी वो कहना भी शुरू कर देगा। आज उसे सिर्फ माहिर बे की खामोशी सुननी थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही थी। कशमाला की किसी फ्रेंड की तरफ से बनाई गई वीडियो जिसमें उसकी जिंदगी कुछ कुछ लम्हात थे। ज़िया सुल्तान और उसकी शादी की तस्वीर, उसके बच्चे के साथ तस्वीर, बहन भाइयों के साथ छोटी मोटी वीडियोस, कैमरा उठाए वैंकूवर में कोई इवेंट शूट करते हुए तस्वीर। और इस वीडियो पर कैप्शन लगा था, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट कशमाला मुबीन को उसके एक्स हस्बैंड ने कार क्रैश में मार दिया। उस वीडियो के नीचे तरह तरह के कमेंट्स थे। हमें कशमाला मुबीन के लिए इंसाफ चाहिए। कितना जालिम इंसान था। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो पाकिस्तान छोड़ के कनाडा में असाइलम लेकर रह रही थी। औरतें अकेली रहेंगी तो ये तो होगा। भाई अगर इतना ही साइको इंसान था तो उससे शादी क्यों की? उसके साथ इतना अरसा क्यों गुजारा? पहले ही दिन उसे छोड़ क्यों नहीं दिया? यकीनन लड़की का कोई अफेयर होगा। शोहर को छोड़कर किसी और मर्द की तरफ जाएगी तो फिर कोई भी गलत वाला शोहर खुद पर काबू नहीं रख सकेगा। बेचारी लड़की, उसके बच्चे का क्या होगा? हमें उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। शेम ऑन ज़िया सुल्तान। कुछ तो किया होगा उस लड़की ने। वो क्यों उस मर्द को इस मुकाम के लाई कि वो उसे मारने की कोशिश करे। एक तरफ ये लड़कियां कहती हैं कि शौहर अब्यूजिव है, फिर उसका बच्चा पैदा करने की जरूरत क्या थी? कोई और बात होगी यकीनन। मैं नहीं मान सकती कि एक पढ़ी लिखी खुद मुख्तार औरत को शादी में कोई यूं अब्यूज कर सकता है। ऐसी लड़कियां तो एक दिन ऐसे मर्द के साथ ना रहें तो उसने इतने महीने कैसे शादी में गुजार लिए? जरूर कोई और बात है। जिस आदमी से वो शादी कर रही थी वो उसको शादी से पहले से जानती थी। यकीनन उसके शौहर को उसके माजी के बारे में इल्म हो गया होगा। उस वीडियो के कैप्शन पे क्लिक करो तो एक रिपोर्ट खुलती थी। उस रिपोर्ट में लिखा था, कशमाला मुबीन इस्तांबुल में फेमिसाइड का शिकार होने वाली एक विक्टिम थी, लेकिन वो इस शहर या इस दुनिया की पहली विक्टिम नहीं थी। हर साल 85,000 से ज्यादा लड़कियां या औरतें अपने करीबी मर्द के हाथों मारी जाती हैं। 90% केसेस में मारने वाला शौहर एक्स या बॉयफ्रेंड होता है। आदाद शुमार के मुताबिक हर 10 मिनट बाद दुनिया में एक लड़की का कत्ल होता है, वो भी उस मर्द के हाथों जिसने कभी उससे मोहब्बत का दावा किया होता है। हर रोज 140 औरतें मारी जाती हैं। यूरोप और अमेरिका में मारी जाने वाली औरतों में से 64% औरतें अपने शौहर या बॉयफ्रेंड के हाथों कत्ल होती हैं। हमें बेहतर कवानीन बनाने की जरूरत है जो इन औरतों को तहफ़्फ़ुज़। उस रिपोर्ट के नीचे भी उसी तरह के कमेंट्स एक के बाद एक उभरते जा रहे थे। 3 हफ्ते बाद होटल स्ट्रीट की ऊंची खिड़की के बाहर बालकनी में समुद्री बगला उसी तरह उदास बैठा था। खिड़की के शीशे पर चोंच से बार बार दस्तक देता वो अंदर मौजूद जी नफूस को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में नाकाम रहा था। उस पुरतईश स्वीट में ऊंची विंग चेयर पर कबीरा सादान बैठी थी। सिल्क का काफ्तान पहने टांग पर टांग जमाए वो मुस्कुरा के कॉफी का कप आलियान से थाम रही थी जो वो झुक के उन्हें थमा रहा था। एक घूंट भरा और मुस्कुरा के उसे देखा। मेरी फेवरेट कॉफी, थैंक यू, तुम्हें याद रहा। उनकी आंखों में मुस्कुराती हुई चमक थी। क्रीम ऊनी स्वेटर और सुनहरी बालों वाला आलियान सादान कंधे उचकाकर सोफे पर बैठ गया। अपनी कॉफी के चंद घूंट भरे वो मुस्कुराकर खामोशी से उसे देखती गई। ज़िया सुल्तान का कुछ पता चला? आलियान ने कंधे उचकाए और कॉफी का कप मेज पर रखा। वो उस दिन से रोपोश है, कुछ इल्म नहीं हो सका। तुम्हारे मौकलात क्या कहते हैं? वो उसे तलाश नहीं कर पा रहे। बाज दफा इंसान जिसको छुपा दे उसे जिन्नात भी नहीं ढूंढ सकते। सो ये दुरुस्त है कि बच्चे को ज़ियाद ने अगवा किया था, तुमने नहीं? उनकी मुस्कुराती आंखों में कुछ था, जैसे एक फख्र जो कम हो गया हो, जैसे उन्हें ये बात पसंद आई हो कि इतने मास्टर क्राइम के पीछे उनका बेटा नहीं था।
आलिया ने पीछे टेक लगाई, टांग पर टांग जमाई और उसे बेपरवाही से अप्रोच कर कहा ना, मैं दुनिया में थोड़ा सा चाउस, थोड़ी सी शरारत पसंद है। मैं तो यूं ही ज़ियाद के प्लान के साथ मैसअप कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि वो माला को मार ही देगा। फिर झरझरी लेके सर झटका। कबीरा सादान ने अफसोस भरी सांस खारिज की। मुझे इसका अफसोस है। आलिया ने निगाहें उठा के उन्हें देखा। वो कॉफी के घूंट भरते हुए बिल्कुल भी किसी अफसोस का शिकार नहीं लग रही थी। आपको वाकई अफसोस है? उसकी आवाज में हल्का सा तंज था। कबीरा सादान के तासुरात में कोई फर्क नहीं आया। वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी। कम से कम वो अपनी माँ के पास खुश होगी। वैसे दुनिया भी वैसे बहुत अनफेयर जगह है। उन्होंने झरझरी ली थी। आलिया ने आंखें छोटी की उन्हें देखे गया। हर लड़की अपनी माँ के पास खुश नहीं होती। आपने मुझसे वादा किया था कि अनाया की शादी करेंगी। मैंने कुछ पोटेंशियल मैचेस इकट्ठे किए हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं पैसे वाले। कबीरा सादान ने हाथ जलाकर जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। मैंने कहा ना, मेरी बेटी मेरे साथ खुश है। तुम उसकी टेंशन क्यों लेते हो? वो जैसे बार बार इस जिक्र से तंग आ गई थी। फिर बेदिली से कप नीचे रखा। शुरू शुरू में उन्हें आलियान का अनाया के लिए फिक्रमंद होना अच्छा लगा था, लेकिन उसकी बार बार की तकरार, कभी उनको पोटेंशियल मैचेस दिखाना, कभी उन अमीर मर्दों की प्रोफाइल दिखाना, अब उनको ये चीज़ तंग करने लगी थी। वो कैसे अपनी बेटी को जाने दी? वही तो थी जो उन्हें जादू से बचाए हुए थी। आलियान ने जवाब नहीं दिया। टेक लगाए बैठा, टांग पर टांग जमाए खामोशी से उन्हें देखे गया। ठीक है, मैं आपको दोबारा तंग नहीं करूंगा। जितना तंग करना था कर लिया। कुछ था उसकी आवाज में। कबीरा बेगम ने चौंक के उसे देखा और फिर उस पर निगाह जमी तो जम ही गई, जैसे मुंजमद हो गई हो। आलियान उनकी आंखों से आंखें नहीं हटा रहा था। बिना पलक झपकाए उन्हें देखते हुए उसने धीरे से टांग हटाई, सोफे पे आगे होके बैठा, गौर से उनका चेहरा देखा। वो बिल्कुल साकित, पलक झपके बिना उसे देख रही थी। आलिया ने एक चुटकी उनके चेहरे के सामने बजाई। वो पलक तक न झपक सके। इस दुनिया की सबसे बुरी जज जानती है क्या है? उसने तेजी से हुडी की जिप खोली। दोनों हिस्से अलहदा हुए। अंदर हाथ डाल के जेब से चंद चीजें निकालकर मेज पर रखता गया। वो बिल्कुल साकित से उसे देख रही थी। न पलक झपक पा रही थी, न जिस्म का कोई अज़ू हरकत कर पा रहा था। आवाज भी होंठों से नहीं निकल रही थी। फेस आईडी सबसे बड़ी मुश्किल है, ये फेस आईडी। आलिया ने उनका लैपटॉप खोला। जल्दी जल्दी उसमें चंद तारें पेवस्त की, फिर आगे आया। उनका मोबाइल उठाया, स्क्रीन रोशन की और उनके चेहरे के सामने ले गया। क्लिक की आवाज के साथ वो खुल गया। वो उसी तरह पत्थर का बुत बनी बैठी थी। बेफिक्र रहें, कुछ खास नहीं दिया मैंने आपको, सिर्फ एक आर्जी तौर पर महफूज करने की दवा। कुछ देर में आप ठीक हो जाएंगी। वो सर झुककर तेजी से उनके मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। एक कॉप खोली और उनकी विंग चेयर के बाजू तक आया। झुक के स्क्रीन उनके सामने की। फोन कैमरा ने उनके चेहरे की तशखीस की और ऐप खुल गई। ये एक बैंकिंग ऐप थी। इस फेस आईडी ने मुझे काफी दिन बड़ी मुश्किल में डाला। इतनी दफा आपके लैपटॉप में फ्लैश ड्राइव्स डाली, आपकी बैंकिंग एप्स को हैक करवाने की कोशिश की, लेकिन ये आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर जगह आ जाती थी। मैंने वो मकरूज होने का ड्रामा भी स्टेज किया, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ पैसों की ऑफर की। ये नहीं किया कि नोटों से भरा ब्रीफकेस मेरे सामने रख दिया हो। क्या फायदा अमीर माँ का? वो तेजी से बटन दबा रहा था। वो किसी बुत की तरह बैठी थी। होंठ हल्के से कपकपाए, लेकिन वो हरकत करने से इनकारी थे। आपके लैपटॉप का सारा डाटा भी कॉपी किया, कुछ खास नहीं मिला, सिवाय उन वीडियोस के जो आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करके सादान साहब और उनकी फैमिली की बनवाती रहती थी। अब वो दूसरी बैंकिंग ऐप खोल के उनके चेहरे के सामने ला रहा था। क्लिक की आवाज के साथ दूसरे खजाने का भी मुंह खुल गया। वो मुस्कुराकर वापस बैठा और ठक ठक बटन दबाता गया। मैं इन वीडियोस को आज आपके तमाम फैमिली ग्रुप्स और सोशल मीडिया पे रिलीज करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट्स खाली करने के बाद मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अलबत्ता वो वीडियोस मंजर-ए-आम पर आने के बाद सादान साहब आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे और आपकी सारी कोशिशें उनसे अपना दिफा करने में लग जाएंगी। कहा ना, मुझे दुनिया में थोड़ा सा चाउस पसंद है। वो फिर से उठा और तीसरी ऐप उनके सामने की। रही आप और आपकी बेटी, तो मुझे आप लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने सोच भी कैसे ली कि मैं यहाँ आपके पास आकर आपसे कोई बॉन्डिंग करना चाहता हूँ? सर झुका ठक ठक बटन दबाते उसके चेहरे पर मोबाइल की नीली रोशनी पड़ रही थी। अरे वाह, आपके पास तो क्रिप्टो वॉलेट भी है, जबरदस्त। आलियान के चेहरे पे बेपनाह खुशी थी। अंगूठे और उंगलियां खटखट टाइप कर रहे थे। फिर वो उठा और अलमारी तक गया। दरवाजा खोला। अंदर एक लॉकर था जिसका पासवर्ड वो कई दफा देख चुका था। ठक 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 करके पासवर्ड टाइप किया। लॉकर का दरवाजा खोला। अंदर मौजूद 2-3 नेकलेस और ब्रेसलेट उठाए, फिर मायूसी से वापस उनको देखा। ट्रेवल पे आप अपने साथ सिर्फ इतनी सी ज्वेलरी लाई हैं? चले खैर, पाकिस्तान में आपके पास बहुत कुछ रखा होगा जिससे आपका गुजारा चल जाएगा। थैंक्स फॉर दिस। हुडी के अंदर हर चीज डालता गया। फिर उनका मोबाइल उनके सामने रखा।
हुडी की जिप बन के और उनके सामने आके घुटनों पर हाथ रखे झुका, यूं कि उनकी आंखों में देख सकता था। 1 घंटे तक आपका जिस्म काम करने लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका कोई बैंकिंग कार्ड वर्क नहीं करेगा और आप खुद को वैसे ही तन्हा महसूस करेंगी जैसे एक जमाने में आपने इस छोटे से बच्चे को छोड़ दिया था। उसकी आंखों में संगीनी थी, सदमोरी थी। मेरी माँ सिर्फ एक औरत थी, मैं उसी को अपनी माँ मानता हूँ। वही मेरी फैमिली थी। रही आप और आपकी बेटी, तो मुझे आप लोगों से जो चाहिए था वो मिल गया। वो सीधा खड़ा हुआ, माथे तक हाथ ले जाकर मुस्कुरा के सलाम कहा और फिर वो उनके मंजरनामे से निकल गया। वो उनके दूर जाते कदमों की आवाज़ सुन सकती थीं। साकित जामिद किसी मुजस्मे की तरह बैठी, जैसे किसी कब्र में हो और लोग मट्टी डाल के दूर जा रहे हों। आलियान का दूर जाता हर कदम उनके सीने पे किसी धमक की तरह लग रहा था। वो उससे पुकारना चाहती थीं, वो उससे रोकना चाहती थीं, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था, उन्हीं अंधेरों में जहां से वो उसे कभी नहीं ढूंढ सकेंगे। वो एक सफ़ेद दीवारों वाला कमरा था, साफ सुथरा। चंद आलात और मशीनी कोनों में रखी थी। वस्त में एक सफ़ेद शीट वाला बेड था। वो अस्पताल का गाउन पहने जारीना फरीद बैठी थी। गर्दन में चेन से लटकी स्याह फाख्ता दमक रही थी। चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ था, हर किस्म के मेकअप और प्रोडक्ट से पाक। बाल बंधे थे वो और हाथ में पकड़े आईने से चेहरा दाएं बाएं घुमाते हुए उसे देख रही थी। साथ इस कब्ज में खड़ी लड़की ने कदरे फिक्रमंदी से उसे देखा। जारीना मैडम, 1 मिनट। वो आईना नीचे रख के एक तरफ झुके, मोबाइल रोशन किया, बाबा नाम की चैट खोली। उसके तमाम मैसेजेस के आगे नीले टिक थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वो अस्पताल जाती थी तो वो मिलने से इनकार कर देते थे। बस एक नज़र उसकी गर्दन में झूलती स्याह फाख्ता को देखा था, फिर दोबारा उससे कोई बात नहीं की, बस चेहरा मोड़ लेते। कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे, खून पानी से गाढ़ा होता है। उसने दूसरी चैट खोली। माहिर, उसके नाम के साथ एक हार्ट बना था, सुरखून के जैसा हार्ट। वहां भेजे गए तमाम मैसेजेस के आगे सिंगल ग्रे टिक थे। दिल डूब के उभरा। उसने फोन नीचे रख दिया, फिर उस नीले स्क्रब्स वाली लड़की की तरफ मुतवज्जे हुई जो उसे फिक्रमंदी से देख कह रही थी, आर यू श्योर आप ये सर्जरी करवाना चाहती हैं? आपकी आंखें पहले ही ऑलमंड शेप। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे यहाँ से ये लाइन यूं चाहिए। वो आंखें करीब इशारा करके बता रही थी। हर चीज़ पहले ही डॉक्टर से डिस्कस की जा चुकी थी। फिर पता नहीं इस लड़की को क्या तकलीफ थी जो बार बार इसका मूड खराब कर रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी थोड़ी में इतने यूनिट्स अगर हमने लगा दिए तो। मुझसे बहस मत करो, जो मैंने कहा है वही करो, आखिर मैं तुम लोगों को पे कर रही हूँ। लड़की ने गहरी सांस ली, फिर जबरन मुस्कुराई। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसका क्या जा रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। वो रबर के सैंडल्स के साथ चलती आगे बढ़ गई और इंटरकॉम उठाकर किसी को इत्तला देने लगी। पेशेंट की प्रेप करवा रही हूँ, वो तकरीबन तैयार है। रिसीवर रख कर एक अफसोस भरी नजर उस पर डाली जो अभी तक आईने में दाएं बाएं चेहरा घुमा के खुद को देख रही थी। उसको क्या? बिरबिल की बेकरी के अंदर जर्द बत्तियां जली थीं, जामने और भूरे रंगों से सजी खूबसूरत बेकरी जिसकी हर दीवार पे आर्ट वर्क्स किए गए थे। सिर्फ एक दीवार थी बालाई मंजिल पर जो अधूरी थी, उसे किसी ने मुकम्मल नहीं किया था। बहुत सी चीज़ों की तरह उसे भी अधूरा छोड़ दिया गया था। अलबत्ता ऊपर नीचे कुर्सियों पर बहुत से लोग बैठे थे, सबके आगे स्नैक्स और डेजर्ट रखे थे। गर्म कॉफ़ी की भाप उड़ाती खुशबू बातों की खनक में गुम हो रही थी। चहल पहल, रौनक। ये बेकरी को खुले तीसरा दिन था और ग्राहकों की आमद कम ही नहीं हो रही थी। काउंटर के पीछे खड़ा बिरबिल फरीद कैशियर पे झुका स्क्रीन पे मौजूद फिगर्स देख रहा था। वो स्वेट पैंट्स पर ढीला स्वेटर पहने, घुंघराले बालों की कस के पोनी बनाए, कान की बाली और गर्दन की जंजीरों के साथ हमेशा जैसा बिरबिल ही लग रहा था। काउंटर के दाखिली दीवार पर एक फ्रेम लगा था जिसमें बालाई मंजिल की अधूरी दीवार का मोराल दिखाई दे रहा था। उसके साथ घुटनों के बल फर्श पर बैठी लड़की जिसके माथे पर सब्ज रुमाल बंधा था और वो उसको पेंट कर रही थी। यहाँ से उस लड़की का चेहरा वाजे नहीं था। अलबत्ता सोशल मीडिया के बायस बेकरी में आने वाले तमाम लोग उस लड़की को पहचानते थे। तुम्हें माला ने हायर किया था? बिरबल मैनेजर के करीब झुका कदर सख्ती से कह रहा था, और उसने तुम्हें सारा बिजनेस प्लान समझाया था। तुम वैसे ही करोगे जैसे उसने कहा था। मैनेजर ने सर हिलाया। जी सर कह के कीबोर्ड पे बटन दबाता गया। बिरबल गहरी सांस लेके वहां से हटा, एक नजर मुस्कुरा के दीवार पर आवेजा फ्रेम को देखा। वो बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे माला ने कहा था। वो उससे समझदार थी, उसमें उससे कहीं ज्यादा बिजनेस सेंस थी। वो माला की कोई नसीहत नहीं भुलाएगा। इन आखिरी दिनों में जब वो बेकरी में पेंट कर रही होती थी और बेबिल कभी कभार इधर आता था तो वो बैठकर उसको समझाती थी कि उसने कैसे जिंदगी को सीरियस लेना है, कैसे उसने काम करना है। वो उसकी सबसे खालिस और ऑथेंटिक दोस्त थी। बिरबिल फरीद उसकी किसी नसीहत को नहीं भुलाएगा और जिंदगी को वैसे ही गुजारने की कोशिश करेगा जैसे माला ने उसको सिखाया था। वो स्वेट पैंट्स की जेबों में हाथ डाले, गर्दन ऊंची किए उस बड़े से फ्रेम को देख रहा था।
घुटनों के बल बैठी पेंट करती लड़की उसको जिंदगी गुजारने का गुर थमा गई थी। उसको देखकर बिरबल का चेहरा मुस्कुरा रहा था। और फिर उस फ्रेम के शीशे में पीछे का अक्स दिखाई देने लगा। बिरबल की आंखें अचंभित से इकट्ठी हुई, चौंक कर गर्दन मोड़ी। दरवाजा खुला था। जामनी घंटी दरवाजे से टकराई और चनचनाहट गूंज उठी। उस मनहूस जामनी घंटी को उसने रेनोवेशन के बाद वापस लगा लिया था, लेकिन इस वक्त उसकी निगाहें उस घंटी पे नहीं, अंदर दाखिल होने वाली लड़की पे मरकूज हो गई थी। वो अपने दो दोस्तों के साथ अंदर वारिद हुई थी। ऊंची हील्स, सफेद कोट, अंदर से झंकती चैनल के लोगो वाली बेल्ट, कोहनी से टंगा बिरकन, उंगलियों और कानों में दमकते पत्थर। वो एक हाथ में मोबाइल लिए मुस्कुराकर अंग्रेजी में अपने दोस्तों को कुछ कहती एक सीट की तरफ बढ़ गई। टांग पर टांग जमाई, लंबे भूरे बालों में उंगलियां चलाई, फिर नजाकत से थोड़ी तरह मुट्ठी रखे वो दाएं बाएं निगाहें घुमाने लगी। खूबसूरत तरहदार लड़की जिसकी कलाई में दमकते रोलेक्स की चमक बिरबल फरीद को यहां तक दिखाई दे रही थी। उससे बेख्तियार थूक निकला। माला के पोर्ट्रेट की तरफ धीरे से रुख मोड़ लिया। वेटर उनसे ऑर्डर लेकर उस तरफ आ चुका था। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। उस दौरान लड़की ने एक दो दफा उसे देखा, फिर मुस्कुराई और अपनी दोस्तों की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। बिरबल तेजी से किचन की तरफ गया। चंद लम्हों बाद जब वो शेफ के साथ बाहर निकला तो उस टेबल की तरफ इशारा करके कुछ कहा। शेफ और वो दोनों साथ उस टेबल तक आए। शेफ ने डेजर्ट की प्लेट्स बारी बारी उनके सामने रखी। तरहदार लड़की ने निगाहें उठा के पहले शेफ को देखा और फिर बिरबल फरीद को, जो मुस्कुराता हुआ उनके सामने खड़ा था। दिस इज ऑन द हाउस, उसने मुस्कुराकर सिर्फ उसी लड़की को देखते हुए कहा। उसके दोस्तों ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ पहले अपनी तरहदार फ्रेंड को देखा और फिर बिरबल फरीद को। लड़की ने दिलचस्पी से थोड़ी तली मुट्ठी रखी और बल्कि पलकें दो तीन दफा झपकाई। और क्या हाउस हमारे साथ बैठना पसंद करेगा? बिरबल धीरे से हंस दिया। एक लम्हे के लिए सोचा, फिर माला के पोर्ट्रेट की तरफ रुख मुकम्मल मोड़े चौथी कुर्सी खींच ली। वो चमक उसकी आंखों को खीरा कर रही थी। करमजी इमारत अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ी थी। उसकी राहदारियों और बरामदों में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। इमारत कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए खुल गई थी। अलबत्ता चौकोर सहन के वस्त में मजदूर अभी तक लगे अपना काम मुकम्मल कर रहे थे। तामीराती काम खत्म हो चुके थे, सिर्फ एक कम रहता था, उन दीवारों का आर्ट वर्क जो इस सहन को चारों तरफ से घेरे हुए थे। हर दीवार के साथ एक आर्टिस्ट ऊंची नीची सीढ़ी पर बैठा ब्रश के साथ पेंट कर रहा था। किसी आर्टिस्ट को अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास आर्ट वर्क की रेफरेंस फोटोज पहले से मौजूद थी। उनको बताया गया था कि उन्हें क्या पेंट करना है। आंसू, वो दीवारों पर शफाफ वैक्स के आंसू बना रहे थे। वो दीवार पर शफाफ वैक्स के आंसू बना रहे थे, ऐसे कि अतराफ का मंजर उल्टा होकर उन आंसुओं में मुनक्किस हो रहा था। छोटे बड़े आंसू जो पानी के कतरों की तरह लगते थे, जैसे इमारत बारिश में भीगी हुई हो और मोतियों जैसे कतरे दीवारों पर ठहर गए हों। वो जामनी बोगनवेलिया के दरख्त वाला घर स्ट्रीट के कॉर्नर पर उसी तरह खड़ा था। अलबत्ता उसका घास पहले से बेहतर तराशीदा था। सफेद पत्थर के खरगोश और बतखों वाले गमलों में ताज़ा पौधे उगे थे। सिर्फ एक गमला बागीचे के वस्त में रखा था और वो मट्टी से खाली था। दाएं बाएं बागबानी के चंद आलात, मट्टी के पैकेट और बीज के पाउच रखे थे। आज मौसम कदरे बेहतर था। सूरज निकला हुआ था और बागीचे का आधा हिस्सा धूप में नहाया हुआ था। ऐसे में अंदरूनी दरवाजा खुला और बाहर बरामदे में से माहिर बाहर आता दिखाई दिया। स्याह स्वेटर और सफेद पैंट्स पहने, आस्तीन पीछे चढ़ाए, वो पानी का बर्तन लिए बाहर आ रहा था। हाथों के जख्म अब मनबल होकर गायब हो चुके थे। बाल माथे पे बिखरे थे और धूप के बायस उसने भूरी आंखें छोटी कर ली थी। जॉगर से चलता वो बागीचे के वस्त में आया और पंजों के बल नीचे बैठा। पानी का बर्तन साथ रखा और गमले को अपने करीब किया। मट्टी का पैकेट उठाने लगा, फिर ठहरा, जेब में हाथ डाला और मोबाइल निकाला। स्क्रीन रोशन की, सामने चंद मैसेजेस थे। माहिर ने उन्हें छुआ। पहला मैसेज करमजी इमारत के प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से था। वो उसे आंसुओं से भरी दीवार की तस्वीर भेज के प्रोग्रेस दिखा रहा था। उसने जवाब में सिर्फ थम्स अप का निशान बना के भेज दिया। दूसरा मैसेज सबरीना की तरफ से था। माहिर ने खोले बगैर चैट आर्काइव कर दी। फिर 1 in 50 की चैट खोली। कल उसने बदर और हिलाल की तस्वीरों से भेजी थी। पहले की तरह उन तस्वीरों के जवाब में कोई गुस्से भरा मैसेज, अदालत में जाने की धमकी या ऐसा कुछ भी मौसूल नहीं हुआ था। माही ने सिर्फ उन तस्वीरों पर हार्ट रिएक्ट कर दिया था। उसके अलावा खामोशी थी। माहिर ने फोन जेब में डाल दिया और मट्टी का पैकेट खोलने लगा। ये उसी पौधे के बीज थे जो एक जमाने में उसने माही को दिए थे। वो पौधा जो उसका बाप हर जगह लगाया करता था। पौधे जो माला को पसंद थे। वो इस घर में एक एक करके सारे पौधे लगाने जा रहा था, और जब वो पौधे लगा के थक जाएगा तो वो कुछ और करेगा। यास्मीन ने कल उससे पूछा था कि वो ग्रीफ की कौन सी स्टेज पर है। कम से कम इतना हुआ था कि इन 3 हफ्तों में वो यास्मीन से बात करने लग गया था। उसने उस सवाल के जवाब में काफ़ी देर सोचा था। वो डिनाइल से निकल चुका था। गुस्सा ख़त्म करना था। बार्गेनिंग के बारे में उसने बहुत सोचा था, लेकिन कुछ बचा ही ना था जिससे वो बार्गेन कर सके।
اب صرف ڈپریشن تھا، اس کے بعد قبولیت شروع ہوگی۔ لیکن ڈپریشن کی غار بہت طویل تھی، اس میں صرف اندھیرا تھا۔ زندگی کی ہر خوبصورتی ختم ہو چکی تھی، کوئی شب خوشی نہیں دے سکتی تھی۔ بس ہر طلوع ہوتے سورج کے ساتھ اٹھنا تھا اور ہر غروب ہوتے سورج کے ساتھ سو جانا تھا۔ چند دوائیں تھیں جن کا خود کو عادی کرنا تھا تاکہ دن گزر سکے، ایک ایک کر کے ہر دن کاٹنا تھا۔ بس اتنا ہوا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا، جیسا کہ وہ چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے کسی کو معاف کرنے کی ضرورت نہ تھی، نہ مالا کو نہ خود کو۔ وہ اس روز جلدی پہنچتا یا وہ اس روز مالا کی بات پوری سن لیتا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ البتہ وہ ہر ایک سے پوچھتا تھا، ہلال سے بھی، یاسمین سے بھی، کہ اس آخری ملاقات میں فون پر لگائے وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے کیا کہہ رہی تھی، انگلیوں سے چوکور مربے کا خاکہ بناتی وہ اسے کیا بتا رہی تھی۔ کوئی ہدایت، کوئی کام۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی وہ اسے کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گملے میں مٹی بھرے وہ انگلیوں سے جیسے اسے گوندھ رہا تھا۔ وہ ابھی اس چیز میں اچھا نہیں تھا، لیکن ہو جائے گا۔ ایک عمر پڑی تھی پودے لگانے کے لیے۔ اس نے گزرتے دنوں میں کئی بار یہ سوچا تھا کہ اس روز بیکری کے ٹوٹے دہانے کے ملبے کے ساتھ بیٹھے وہ اس سے کچھ کہہ کیوں نہیں سکا۔ نہ وہ جو گردن میں شیشہ پیوست ہوئی زمین پہ گری ہوئی تھی اس کو کچھ کہہ سکی تھی۔ مٹی لگاتے اس کے ہاتھ سست ہو گئے، بے اختیار کرب سے آنکھیں بند کی۔ وہ منظر نگاہوں سے جاتا ہی نہیں تھا۔ موویز کی طرح وہ ایمبولینس میں جانے تک زندہ کیوں نہیں رہی تھی؟ اس نے آخری سانسوں میں اسے بہت سی ہدایت کیوں نہیں دی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اس کے بیٹے کا خیال رکھے، یہ کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے؟ لوگ تو آخری سانسوں میں بہت سی باتیں کر لیتے ہیں، عہد و پیمان باندھ دیتے ہیں، وصیت کر جاتے ہیں، پھر وہ دونوں کچھ کیوں نہیں کہہ سکے؟ اس نے جھرجھری لے کر آنکھیں کھولی، بیچ والا پیکٹ اٹھایا تو ناخنوں میں مٹی بھری تھی۔ ان کی وہ ملاقات بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ شوق میں، بے یقینی میں، نہ وہ کچھ کہہ سکا، نہ مالا کو مہلت ملی۔ زندگی میں ہر چیز اس ٹوٹی نان کھتائی کی طرح ادھوری کیوں رہ جاتی تھی؟ کلوزر کیوں نہیں ملتا تھا؟ یا شاید ایسا ہی سب لکھا تھا، مکتوب۔ وہ بیچ انگلیوں میں اٹھائے دھیرے دھیرے انہیں گیلی مٹی پر پھینکتا گیا۔ ننے ننے دانے موتیوں کی طرح دھوپ میں چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ تبھی گھاس پہ جوتوں کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ ماہر نہیں پلٹا۔ وہ اپنے پیچھے کھڑا دراز قد سایہ اور ہڈی دیکھ سکتا تھا۔ نوارد کے ہاتھ جیبوں میں تھے اور وہ اس کے کئی باروں کا تھا۔ مجھے مالا کا افسوس ہے دل سے، آلیان کھنکھارا تھا۔ ماہر نے ایک نظر سائے کو دیکھا جس کے سر پر پی کیپ تھی، پھر واپس مٹی کے پیکٹ میں مٹھی ڈالی۔ لیکن ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو ذرا سی شرارت کر رہا تھا۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ میری وجہ سے آپ کو اور مالا کو اتنا وقت ایک ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح مٹی کی تہ بیجوں کے اوپر لگاتا گیا۔ پیچھے کھڑے عالیہ نے گہری سانس لی۔ میں اس شہر سے جا رہا ہوں، میں صرف ایک یقین دہانی کروانے آیا ہوں کہ بدر، ہلال اور آپ لوگ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس شہر میں اپنا آخری کام کر چکا ہوں اور اب اپنی بزنس امپائر لاہور منتقل کر رہا ہوں۔ وہاں ایک بہت بڑی کلائنٹیج میری منتظر ہے۔ ماہر نے پانی کی سراہی اٹھائی، گردن تیچی کی، سراہی سے پانی گملے پر گرانے لگا۔ مٹی بھیگتی گئی اور بیج اس مٹی تلے دفن ہو گئے۔ مجھے مالا کے لیے واقعی افسوس ہے۔ جاؤ یہاں سے آلیان، وہ اسی بیزاری سے بولا تھا۔ نیچے رکھی اور ہاتھ سے مٹھی کو دبانے لگا۔ آلیان نے کندھے اچکائے، اس سے پہلے کہ وہ مڑتا ماہر کے ہاتھ رکے۔ پلٹ کے گردن اونچی اٹھا کے اسے دیکھا۔ سورج کا رخ اس طرف تھا، سو ماہر فرید کی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ خود بھی چلے جاؤ اور اپنے ساتھ ان تینوں کو بھی لے جاؤ۔ اس کے کندھوں کے پیچھے اشارہ کیا تھا۔ آلیان کے ابرو استجاب سے اٹھے، چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ امڑ آئی۔ ارے واہ، میں نے سنا تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ جتنی تکلیف سے گزرو اتنی یہ والی سینس شارپ ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ کو سنائی دیتے تھے، اب دکھائی بھی دینے لگ گئے۔ وہ محفوظ سا ہو کے مسکراہٹ دبائے پلٹنے لگا، پھر ایک دم ٹھہرا، چونک کے ماہر کو دیکھا۔ دو، اس نے انگلی کی وکٹری بنا کے دکھائی۔ میرے ساتھ دو ہیں۔ دھوپ سے آنکھیں چھوٹی کیے ماہر فرید پہلی دفعہ مسکرایا، نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ تین ہے آلیان، اور یہ تیسرا تمہارا کارما بنے گا۔ شاید اسے کسی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ آلیان نے چونک کے دائیں بائیں دیکھا، پھر اس کو۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، چہرے پر ایک دم سفیدی سی چھائی۔ ماہر فرید تب تک پلٹ کے اپنے گملے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ آلیان نے پھر سے دائیں بائیں دیکھا، پھر واپس ماہر کو۔ اس کی آنکھوں میں شک تھا، پھر اس نے جھرجھری سی لی۔ نہیں، وہ اس کے ذہن کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ دو تھے۔ ابھی کسی جن میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ سرکار سے ٹکر لے۔ وہ پلٹ گیا۔ اس کے دونوں موکل خاموشی سے اس کے ساتھ پلٹ گئے، ہاتھ باندھے، اس کا ہر کام کرنے کے لیے تیار۔ وہ دور جاتے گئے اور وہ تیسرا فضا میں تیرتا ہوا کسی سائے کی طرح ان کے پیچھے اڑتا گیا۔
وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ تھا۔ آصف۔ اس سے بہت کوشش کی تھی مالا کو وارن کرنے کی، وہ اسے بار بار ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سنواتا تھا، شاید وہ جان جائے کہ مستقبل میں کوئی اس کو بیکری پہ بلا کے اس کو ٹریپ کرنے لگا ہے۔ بس اتنی ہی خبر تھی اس کو، لیکن وہ نہیں سمجھ سکی جنات اشارہ دینے میں نالائق تھے یا انسان سمجھنے میں۔ آصف فیصلہ نہیں کر سکا تھا، البتہ اس نے ایک طویل عمر گزاری تھی اور ایک طویل عمر باقی تھی۔ چند سال وہ اس نوجوان جادوگر پر صرف کر ہی سکتا تھا۔ سو چپ چاپ خاموشی سے ان کے پیچھے فضا میں تیرتا گیا۔ وہ اب ٹشو سے گملے کے دہانے سے گیلی مٹی صاف کر رہا تھا۔ سفید خرگوش اجلا نکل آیا تو ماہر نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس کی جگہ پہ جا کے اس کو رکھا، ہاتھ جھاڑے، ایک نظر جامنی بوگن ویلیا تلے رکھے، بھورے بینچ کو دیکھا، پرپل اور براؤن۔ ایک وقت تھا جب وہ دونوں یہاں بیٹھے ہوتے تھے، اب وہ بینچ خالی تھا۔ اس شہر کے ہر پتھر، ہر درخت اور ہر آسمان تلے بہت سی یادیں بکھری تھیں۔ ابھی ایک عرصہ لگے گا، وہ جانتا تھا، ابھی یہ غار بہت لمبی تھی۔ وہ گھر کے اندر چلا آیا، ایک کمرے سے ہلال کی آواز آ رہی تھی، وہ بدر کو کچھ کہہ رہی تھی۔ لاؤنج کے وسط میں ابھی تک چند کارٹنز اسی طرح رکھے تھے جو شفٹنگ کے وقت سے یہاں پڑے تھے۔ وہ ان آوازوں کو نظر انداز کر کے کچن کی طرف آ گیا، جانتا تھا وہ کیا کہہ رہی ہوں گے۔ ہلال اس کو کوئی کہانی سنا رہی ہوگی اور وہ جواب میں صرف ایک ہی لفظ کہتا تھا، ماما۔ لیکن صبح فیضی خانم نے اسے بتایا تھا کہ بہت دن بعد اس نے ٹھیک سے کھانا شروع کیا ہے، ابھی یہی بہت تھا، بیبی اسٹیپ۔ کم از کم بدر نے ٹھیک سے کھانا شروع کر دیا تھا، اس نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ مالا اور اس کی محبت کی داستان بدر اور مالا کی کہانی سے کہیں طویل عرصے پر محیط تھے، ابھی ایک عرصہ لگنا تھا اس کو مدھم ہونے میں۔ وہ چولہے تک آیا، پانی رکھا، اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے گرم کیا، چند پتے اندر ڈالے، پانی کھولتا گیا اور ماہر ان بلبلوں کو دیکھے گیا۔ انگلیوں سے گردن کو ٹٹولا، گردن میں وہ ایک باریک زنجیر پہنے ہوئے تھا جس میں روز گولڈ پتے والی ایک انگوٹھی تھی۔ اس نے چین کو سویٹر کے اندر ڈال دیا، یہ اس کی قید تھی، اسے ایک عرصہ اس زنجیر کو پہننا تھا۔ پھر اس نے چولہا بند کیا، قہوہ مگ میں انڈیلا اور مگ اٹھائے باہر آ گیا۔ سرما کی دھوپ اسی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ وہ برآمدے میں رکھے کین کے کاؤچ پر بیٹھا، پاؤں لمبے کر کے سٹول پر رکھ دیا اور بھاپ اڑاتی چائے کا کپ تھامے بوگن ویلیا کے درخت کو دیکھے گیا جس کے جامنی پھول دھوپ سے چمک رہے تھے۔ ابھی سرما تھا، ہر طرف سرمئی پن تھا، ابھی بہار کی رونق واپس آنے میں ایک لمبا عرصہ لگنا تھا، ابھی یہ سرد مردہ سا موسم کاٹنا تھا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جیسے اس سرمئی منظر نامے میں بوگن ویلیا کے جامنی پھول رنگ بکھیرتے تھے، ویسے ہی اس کی یادوں میں ان بہت سے سرمئی مناظر میں ٹوٹی بیکری کے ملبے، خون میں لیٹی لڑکی، ہسپتال کا مردہ خانہ، قبر کے سامنے کھڑا ماہر فرید، ان سب خوفناک مناظر میں ایک منظر ایسا بھی تھا جو ان جامنی پھولوں کی طرح تھا، رنگین، روشن۔ اس ایک منظر کو یاد کر کے ذہن میں بار بار کسی فلم کی طرح ری پلے کر کے یہ مدت کاٹی جا سکتی تھی، شاید۔ ماہر نے مگ ہونٹوں سے لگایا، دھیرے دھیرے گھونٹ بڑھنے لگا، چائے سے اٹھتی بھاپ نگاہوں کے سامنے چھانے لگی، موسم کا سارا سرمئی پن غائب ہو گیا اور وہ ایک جامنی پھول ہر شے پہ چھا گیا۔ کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ وہ دونوں بالکنی میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، رات کا وقت تھا، ہاتھ میں بھاپ اڑاتے مگ تھے اور لیونڈر کا جامنی پھول والا پودا خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ کس چیز کا؟ وہ رکا اور پھر ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ کس چیز کا؟ وہ بھی اسی اداسی سے مسکرا دی۔ لاہور میں مجھے چھوڑ کے آنے کا، مجھے اپنی حقیقت خود نہ بتانے کا، ذات کو میرے سامنے ایکسپوز نہ کرنے کا، ہمیشہ آدھا سچ بولنے کا، نان کھدائی ختم نہ کرنے کا۔ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ ہے افسوس، پچھتاوا بھی، اس لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ پھر جیسے کچھ سوچ کے وہ چونکا۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ کشمالہ مبین نے بالکنی کے دروازے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے کپ کو جس سے دھواں اٹھ کے اوپر جا رہا تھا اور شیشے کی کھڑکیوں کو لمحہ بھر کے لیے دھندلا کر دیتا تھا۔ پھر اس نے ننھے گملے کو دیکھا جس میں لیونڈر کا تن تنہا پودا اگا تھا۔ پھر اس نے ماہر کو دیکھا، اس کے اوپر دھندلے آسمان کو جہاں اکا دکا تارے چمک رہے تھے۔ پھر اس نے نیچے پرسکون بہتے پانی کو دیکھا اور اس کے کنارے پہ لرزتی کشتیوں کو، ان کے رنگ برنگے قمقموں کو اور اس میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھی کے قہووں کے پیالیوں کو۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، آنسو۔ اس کی آنکھیں ایکسائٹمنٹ سے چپکی تھی۔ ہم قرمزی عمارت کی دیواروں پر آنسو بنائیں گے۔ آنسو؟ ماہر نے الجھ کے اس کو دیکھا، اب وہ اس کی طرف رخ موڑ چکا تھا۔ مالا کے پس منظر میں سے آسمان اور نیچے روشن کشتیاں دکھائی دے رہی تھیں، جیسے میں نے لاہور والے گھر کے اوپر اسٹوڈیو کی کھڑکی پہ بنائے تھے۔ ان آنسو میں سارا منظر الٹا ہو کے دکھائی دیتا تھا، نہ بھلائی جانے والا آرٹ۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بالآخر ماہر فرید کھل کے مسکرایا۔ اس کی 28 شیڈز کی عمارت کے لیے اس سے بہتر آئیڈیا کوئی نہ تھا۔
لیکن کیا تم میرا 10 سیکنڈ میں پیش کیا آئیڈیا قبول کر لو گے؟ مالا نے پوچھا تو سبز آنکھوں میں امید اور آئیڈیا رد ہونے کا خوف دونوں موجود تھے۔ وہ اسی طرح مسکراتا رہا۔ کر لوں گا۔ پھر جیسے اس نے تحسین سے اس کو دیکھا۔ جب ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں تو ساری دنیا کسی انورٹڈ امیج کی طرح الٹی دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کو ٹھیک سے سیدھا دیکھنے کے لیے آنسو پونچھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسے وہ کانسیپٹ یاد تھا، لیکن مالا شاید اس کا سوال بھول چکی تھی۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ ماہر کو اسے یاد کروانا پڑا۔ کشمالا نے گہری سانس لی۔ کس چیز کا؟ غلط انسان سے شادی کرنے کا، میرے ایک دھوکے پہ مجھے زندگی سے مائنس کر دینے اور میری بات نہ سننے کا، ماہر کو ہمیشہ غلط سمجھنے کا۔ وہ دونوں اب اپنی اپنی بالکنیوں میں آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے کی طرف چہرہ کیے۔ نہیں۔ سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرائی۔ ماہر فرید کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ نہیں نہیں ماہر، مجھے کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ مسکرا کے جیسے دلچسپی سے اسے سنا گیا۔ ٹوپی والی لڑکی چمکتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، میں نے زندگی میں بہت غلط فیصلے کیے، غلط لوگوں پر اعتبار کیا، درست لوگوں پہ بھروسہ نہیں کیا۔ مجھے افسوس ہے لیکن پچھتاوا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آج جو بھی ہوں انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوں۔ وہی تو میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے سکھایا کہ اکیلی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے لیے کیسے لڑنا ہے۔ وہی غلط فیصلے تو مجھے آج اتنا مضبوط بنا چکے ہیں۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ زیاد سلطان اس وقت میری ہیپی اینڈنگ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ وہ اس شہر میں ماہر فرید سے انتقام لیے بغیر نہیں جائے گا، لیکن پتہ ہے کیا؟ کیا؟ وہ اسے مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری ہیپی اینڈنگ یہ نہیں تھی کہ مجھے ایک اچھا آدمی مل جائے جس کے ساتھ میں دوبارہ ایک خیمہ لگا سکوں۔ ضیاء سلطان سے نجات میری ہیپی اینڈنگ تھی، ماہر، جو مجھے 4.5 سال پہلے مل گئی تھی۔ ایک ٹاکسک رشتے سے نکل لانا یہ میری جیت تھی۔ میں 4.5 سال سے اپنی ہیپی اینڈنگ جی رہی تھی۔ ہر انسان کی ہیپی اینڈنگ اسی دن شروع ہو جاتی ہے جب وہ خود کو ایک ٹاکسک رشتے سے نکال کے موو آن کرنا سکھا دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی خود تعمیر کی تھی۔ کل تمہارے آفس میں تمہارے ساتھ ایک پرین اپ سائن کرتے ہوئے مجھے میری نئی زندگی نہیں ملے گی ماہر۔ یہ تو بس ایک تسلسل ہے اس زندگی کا جس کو میں خود عرصے سے اپنے لیے بہتر بنانے میں لگی ہوں۔ ضیاء سلطان کچھ بھی کر لے، تمہیں مار دے، مجھے مار دے، یا الیان بدر کو ہم سے دوبارہ چھین لے، کوئی بھی مجھ سے میری ہیلنگ نہیں چھین سکتا۔ ہماری ہیلنگ ہماری ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ جس کو یہ مل جائے اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں مل سکتی۔ مالا کی آنکھوں میں نیچے ٹھہری کشتیوں کے قمقموں کا عکس تھا۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس عکس کو دیکھے گیا۔ بدر نہ کھوتا، میں یہاں نہ آتی، تم اور میں دوبارہ نہ ملتے، تب بھی میری زندگی ختم نہ ہو جاتی۔ جب تک میری ہیلنگ جاری رہتی، میری زندگی کسی بھی مرد کے بغیر بھی پرسکون رہتی۔ مجھے پھر بھی ایک پچھتاوا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولا تو اس کی آواز میں یاسیت تھی۔ جب میں نے وہ البم اپنے سامنے رکھا تھا، برسوں پہلے جب لیونڈر اور موتی کی خوشبو والی سٹریٹ میں نے کیف جمال کو بلوایا تھا، تب میں چاہتا تھا کہ اس سبز آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو البم میں موجود دوسری عورتوں کے ساتھ ہوا۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا اس سب تکلیف سے، اس ظلم سے جس سے تم گزری۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ماہر۔ اس کے الفاظ دھوئیں کی طرح ہونٹوں سے نکلے تھے۔ اب وہ دونوں بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگا چکے تھے، اس سرد رات میں ساتھ کھڑے آسمان کو دیکھتے ہوئے جس پہ چند تارے بکھرے دکھائی دیتے تھے۔ مالا نے تھوڑی اونچی کر کے ان تاروں کو گنا۔ یعنی تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں؟ وہ بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں انہی تاروں کو گن رہا تھا۔ صرف ایک ہے۔ کیا؟ ماہر نے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا۔ ٹوپی والی لڑکی گردن اونچی کیے ستاروں پہ نگاہیں دوڑائی بولی تھی، کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے، کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ مالا کا سفر یہاں تمام ہوتا ہے۔ حاضر ہوں گے کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔